हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। स्वागत है आपका इस वीडियो में जहां हम अप्रैल महीने के सारे इंपॉर्टेंट प्लेसेस इन न्यूज़ को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन, जहां एक एक चीज़ को डिटेल में समझ। ये एक वर्ल्ड मैप है जिसको हम हर बार प्रैक्टिस के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब मेरा आपसे फिर वही सवाल होगा कि जो भी चीज़ें आज हम पढ़ें उनको आप जाकर इस ब्लैंक वर्ल्ड मैप पे मार्क ज़रूर करें, या फिर आपके पास जो एटलस है उसका इस्तेमाल करें, उससे चीज़ों को मार्क करें और उनको एक साथ एक ही वर्ल्ड मैप पे मार्क कर लें, ताकि जब आपको रिवाइज करना पड़े तो आप एक बार में रिवाइज कर सकें। मेरा आज आपसे सवाल है कि अफ्रीका के रीजन में 3 प्लेट्स यहां मिलती हैं और हॉर्न ऑफ अफ्रीका के पास ही एक ट्राइंगल बनता है। उस ट्राइंगल का नाम पता है क्या है आपको? नहीं पता तो अभी पता लग जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की डिस्कशन। सबसे पहले कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस। न्यूक्लियर पावर रिएक्टर बहुत न्यूज़ में रहते हैं। आप मुझे ये बताइए कि इन तीनों स्टेटमेंट में से कितनी स्टेटमेंट सही हैं? न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स emit huge amount of greenhouse gases and liquid waste while operating. The volume of liquid gas generated at boiling water reactors are significantly higher than the pressurized water reactors. Bituminization is a technique widely used to manage liquid waste generated at the power plants. आप मुझे बताइए इनमें से कौन से ऑप्शन सही हैं? अब अगर आप नॉर्मली इसको सॉल्व करेंगे, आप कहेंगे ये क्वेश्चन कुछ ज़्यादा टेक्निकल है तो इसके बारे में उतनी जानकारी नहीं है। लेकिन अगर आप तीनों स्टेटमेंट्स को ध्यान से पढ़ें तो पहले लिखा है कि भाई न्यूक्लियर पावर प्लांट एमिट अ लॉट ऑफ जीएचजीज। हम न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाना ही क्यों चाहते हैं? ताकि जो ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन हमारे थर्मल पावर प्लांट से होती है, जिनसे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन फैलता है, उसको हम कम कर सकें। तो अगर ये ज़्यादा जीएचजी बनाएंगे तो हम इनका इस्तेमाल ही क्यों करेंगे? और इसीलिए इसमें से पहला स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो जाता है। बाकी बचते हैं 2 स्टेटमेंट। अब आमतौर पे मैं क्वेश्चन आपके साथ सॉल्व नहीं करता, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा टेक्निकल सा लग रहा है, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना आपको समझाऊं। दूसरा क्वेश्चन देखो, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड वेस्ट जनरेटेड एट बॉइलिंग वाटर रिएक्टर्स आर हायर देन एट प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर्स। अब यहाँ आपको थोड़ी सी टेक्निकल समझ की ज़रूरत है। न्यूक्लियर पावर प्लांट में जो गैसेस के थ्रू जब आप जनरेट करते हैं, बॉइलिंग करते हैं, तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। और इसीलिए इंडिया भी PWRs की तरफ बढ़ रहा है फ्रॉम बॉइलिंग वाटर रिएक्टर्स। तो ये जो शिफ्ट है ये इसलिए होता है कि इस बॉइलिंग वाटर रिएक्टर में वेस्ट ज़्यादा जनरेट होता है, जबकि गैसेस का इस्तेमाल जब होता है तो वेस्ट जनरेशन कम होता है। और बिटुमिनाइजेशन बिल्कुल एक तकनीक है जिसका इस्तेमाल न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स में किया जाता है। लेकिन यहाँ पहला स्टेटमेंट अगर आप पढ़े तो वहीं से आपका ये एक तरह से क्लैरिटी मिलती है कि भाई किस तरह वाटर रिएक्टर्स काम करते हैं, न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब मेरा सवाल ये है कि अगर आपको ये पता है तो क्या आपको पता है कि न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप कौन से हैं, IAEA क्या है, क्या एक एनर्जी समिट हाल में हुई है, वो सब पढ़ेंगे अभी। प्लस एक क्वेश्चन इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी के बारे में। पहली बात, क्या है ये ISA? आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। क्या इंडिया इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी का मेंबर है? क्या ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन UNEP के अंदर काम करती है? क्या ये रूल्स बनाती है कॉमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन का डीप सी से? और क्या ये सीबेड की सारी चीज़ों को रेगुलेट करती है जो कि नेशनल ज्यूरिसडिक्शन के बाहर है? अब अगर एक बात बताइए कि अगर आपको ISA के बारे में पता है तो क्या है ISA, जानेंगे आज के वीडियो में। सबसे पहले खबर शुरू करते हैं ISARC से। ISARC ने एक नया राइस जिसके अंदर लो मीथेन इमिशन है उस पर काम करना स्टार्ट कर दिया है। पहली बात, इंडिया में ISARC कहाँ पर है? तो वाराणसी में है। याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। वैसे नॉर्मली ये इंस्टीट्यूट फिलीपींस में है, साउथ एशिया में, जो एशिया में डेडिकेटेड है राइस कल्टीवेशन के ऊपर में। अब पहली चीज़ समझो कि राइस जब कल्टीवेट होता है उसमें मीथेन का इतना ज़्यादा मात्रा में क्यों उत्सर्जन या इम्यूजन होता है। जब आप राइस को कहीं प्लांट करते हो, अगर आपने चावल के खेत देखे होंगे, धान के खेत टू बी स्पेसिफिक, तो वहाँ वो फसल जब खड़ी होती है उसको काफ़ी समय तक पानी चाहिए होता है। और जब पानी वहाँ जमा होता है तो वहाँ काफ़ी मात्रा में मीथेन का जनरेशन होता है। याद रखिए, एज अ क्रॉप राइस रिक्वायर्स अ लॉट मोर वाटर। धान, पैडी जिसे हम कहते हैं, पैडी पहले एक धान की फसल होती है, फिर उससे चावल बनता है। जब उसे मिल लेके जाते हैं तब, तो जो धान की खड़ी फसल होती है वो बहुत ज़्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट लेता है। जो उनके खेत होते हैं उनमें पानी जमा भी रहता है, तो काफ़ी ज़्यादा मीथेन का वहाँ पर इमिशन होता है। और इसीलिए अब एक ऐसे वो राइस के क्वालिटी या एक ऐसे कैटेगरी के ऊपर बात हो रही है जहां इमिशन कम हो। तो पहली बात क्या है? तो IRRI मतलब इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये बेसिकली बेस्ड है फिलीपींस में, लेकिन साउथ एशिया में भी इसका सेंटर खोला है। जो आपका कहाँ पर ऑपरेट करता है अभी साउथ एशिया में, एक आपका वाराणसी में ऑपरेट करता है, जो रिसेंट खोला था। तो वाराणसी में इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर ही बात चल रही है लो मीथेन इमिशन वाले राइस को डेवलप करने की। तो ISARC क्या है ये आपको पता होना चाहिए। IRRI क्या है? इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट।
ठीक है, तो पहली बात तो ICRC होगा क्या, आपके मन में दिमाग में सवाल होगा। मतलब ये कुछ नहीं है, जो आपका मैंने बताया आपको कि एक IRRI है, मतलब इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो फिलीपींस में बेस्ड है। इसका जो साउथ एशियन रीजनल सेंटर है, इसी को कहते हैं, वो है ICRC, मतलब IRRI, साउथ एशिया रीजनल सेंटर, इसकी शॉर्ट फॉर्म है ये है ISARC। तो इसका जो रीजनल सेंटर है उसे हम कहते हैं ISIRC, जो वाराणसी में बेस्ड है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। साउथ एशियन रीजनल सेंटर ये रहा एग्जाम्पल। ठीक है, तो इन्होंने हाल ही में 2 एग्रीमेंट भी किए थे कि भाई किस तरह स्टोर डेवलपमेंट के ऊपर काम किया जाए, फूड सिक्योरिटी, ताकि साउथ एशिया की डेवलप हो, राइस बेटर क्वालिटी और बेहतर मात्रा में हम उपजा पाएं। अगला क्वेश्चन है ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स के बारे में। अब ये आपके दोस्तों का समूह है क्या? नहीं, बिल्कुल भी आपके दोस्त नहीं। असल में कई सारी कंट्रीज का एक ग्रुप है, 40 कंट्रीज का भी टू बी स्पेसिफिक, जो साथ मिलके एक ऐसा फ्रेमवर्क बनाते हैं जिससे कि जो भी अगर कहीं पर पीस कीपिंग फोर्स है, कहीं पर अगर बचाने के लिए UN की पीस कीपिंग फोर्स गई है, तो उनके खिलाफ जो क्राइम्स होते हैं, कई जगह उनको काफ़ी ज़्यादा खतरा झेलना पड़ता है, उनके खिलाफ काफ़ी लोग हमले कर देते हैं, तो उनको सेफगार्ड करने के लिए जो लीगल प्रोविजंस होनी चाहिए, ये उसकी बात करता है। कुछ ऐसे इलाके से सूडान की हम बात कर लें, या अगर हम म्यांमार की भी बात कर लें, अफ्रीका की कई दारफुर का रीजन है अफ्रीका में, वहाँ की बात कर लें, या इथियोपिया में भी कुछ ऐसे इलाके थे जहाँ थोड़ी ऐसी दिक्कतें आई थी, जहाँ पर पीस कीपिंग फोर्सेस जाती हैं UN की, उसमें इंडिया एक की कंट्रीब्यूटर है। तो ऐसे जो लोग जाते हैं उन्हें कहते हैं हम क्या, पीस कीपिंग फोर्स के लोग ही कहते हैं। लेकिन उनके लिए जो लीगल फ्रेमवर्क बनाना चाहिए, कैसे उनको कोई नुकसान ना पहुंचाए, इसको लेकर ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स की एक 40 मेंबर स्टेट्स का एक ग्रुप बना, ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स। उसको लेकर इंडिया ने एक नया डेटाबेस तैयार किया है कि कैसे जो उनके खिलाफ क्राइम्स होते हैं उनको मॉनिटर किया जा सके। ये 2002 में स्टार्ट किया था, और इसमें इंडिया, बांग्लादेश, इजिप्ट, फ्रांस, मोरक्को और नेपाल को चेयर्स हैं। अब नेपाल और बांग्लादेश का नाम सुन के आप सोचते हो कि अक्सर ये लोग ऐसी जगहों पर नहीं आते यहाँ पर, क्योंकि पीस कीपिंग फोर्सेज में बांग्लादेश से काफ़ी पीस कीपिंग फोर्सेज के लोग जाते हैं जो उनकी आर्मी से होते हैं, इसीलिए उनका एक बड़ा रोल है, और इवन नेपाल से भी। तो अगर हम बात करें, पहली बात कि इनसे जुड़ा हुआ एक टर्म है, ये है ब्लू हेलमेट। तो ब्लू हेलमेट कौन लोग होते हैं? ब्लू हेलमेट वो लोग होते हैं जो पीस कीपिंग फोर्सेज में UN के जाते हैं, उन्हें हम ब्लू हेलमेट्स कहते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए ब्लू हेलमेट इज रिलेटेड टू व्हाट, तो इट इज रिलेटेड टू UN पीस कीपिंग फोर्सेज। ऑल्सो ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स इज रिलेटेड टू व्हाट, तो इट इज रिलेटेड टू UN पीस कीपिंग फोर्सेज, जिसके लिए लीगल फ्रेमवर्क पे बात करने की बात इंडिया ने शुरू करी है। आई होप आपको ये समझ आ गया हो। अगला क्वेश्चन बात करता है एनर्जी समिट के बारे में। पहली बार एक न्यूक्लियर एनर्जी समिट हुई ब्रसेल्स में, जिसमें दुनिया के 30 देश और इंडिया भी गया था, और EU, ये सब पहुंचे पहली बार एक ग्लोबल समिट करने, जहां पूरा का पूरा फोकस किसके ऊपर है? न्यूक्लियर एनर्जी के ऊपर। अब न्यूक्लियर एनर्जी डेवलपमेंट करने के लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए? तो आपको चाहिए यूरेनियम। यूरेनियम डेवलप आप कैसे करेंगे ये भी आपको पता होना चाहिए। तो यूरेनियम को आप पहले इंपोर्ट करोगे, फिर अपने न्यूक्लियर पावर प्लांट में डालोगे, फिर आप उससे एनर्जी जनरेट करोगे। तो अक्सर उसी यूरेनियम से लोग न्यूक्लियर बॉम्ब भी बना लेते हैं। तो उसको ओवरसी करने के लिए एक अथॉरिटी होती है, उसका नाम है IAEA। IAEA क्या होती है, NSG क्या होता है, NPT क्या होता है, काफ़ी कंफ्यूजिंग चीज़ें हैं, राइट, न्यूक्लियर एनर्जी से जुड़ी हुई। तो आइए पहले वो समझते हैं। पहले बात ये हुआ क्या है, दुनिया में पहली बार एक वर्ल्ड में हाई लेवल न्यूक्लियर एनर्जी की समिट हुई है, और इसका मतलब कि अब हम न्यूक्लियर एनर्जी के ऊपर फोकस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा क्लीन एनर्जी जनरेट करके देता है, उतना इसमें इमिशन नहीं होता, ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन नहीं होता, जो हमारे क्वेश्चन में हमने पहले ही देखा। अगला सवाल कि ये सब मेजरली लीड कौन करता है? तो ये काम IAEA का होता है, मतलब इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, IAEA। ठीक है, अब इन्हीं IAEA का एक और बड़ा इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव था जो न्यूज़ में रहा था पहले, वो था एटम्स फॉर नेट ज़ीरो। यानी ऐसा इनिशिएटिव है कि जो IAEA के मेंबर स्टेट्स हैं वो न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल करके अपना जो इमिशन है उसको ज़ीरो तक पहुंचा दें। यानी बिल्कुल भी आप जो नया न्यूक्लियर इमिशन है वो कम करो, जो आपका इमिशन है GHG का, ग्रीन हाउस गैसेस का, बहुत कम हो, क्लाइमेट पर प्रभाव कम हो। तो इसके लिए एटम्स फॉर नेट जीरो की बात की जाती है। यानी हम सुनते हैं कि दुनिया भर के देश अब नेट जीरो इमिशंस की ओर जाना चाहते हैं कि नया उत्सर्जन जो है वो कम किया जा सके, कार्बन में पोल्यूशन दुनिया में कम हो। तो इसीलिए जो IAEA का इनिशिएटिव है उसका नाम है एटम्स फॉर नेट जीरो, अगेन अ क्लीनर फ्यूल। IAEA नहीं की वेबसाइट पर ही मेंशन था कि पहला एक एनर्जी समिट हुई है, तो ये इस दुनिया को बदल सकता है। लेकिन IAEA है क्या और क्या कहानी है ये? तो एटम्स फॉर जीरो इनिशिएटिव किसका है? IAEA का। तो पहले समझे IAEA क्या है क्या, और NSG का क्या इसमें खेल है। तो IAEA मतलब दुनिया में एक सेंटर फॉर न्यूक्लियर कॉपरेशन है जो दुनिया में सेफ और पीसफुल। IAEA की शुरुआत जो हुई थी वो 1957 में हुई थी UN सिस्टम के अंदर ही।
ठीक है, तो ये करता क्या है, जैसे कहीं रिएक्टर है उसकी मॉनिटरिंग हो गई, इंस्पेक्शन हो, या कहीं यूरेनियम चोरी होके कहीं कोई अपने एटॉमिक वेपन्स तो नहीं खड़े कर रहा, कहीं इससे वेपन्स तो नहीं बन जाएंगे, तो इसलिए ये वो एजेंसी है जो इंश्योर करती है कि एनपीटी यानी नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, जिसके तहत अगर आप साइन करते हो तो आप कहते हो कि आप न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाओगे, वो सिग्नेटरी आप हो कि आप न्यूक्लियर वेपन्स प्रोलिफरेशन नहीं करोगे, उससे वेपन्स नहीं बनाओगे, तो ये एजेंसी ध्यान रखती है कि कोई न्यूक्लियर वेपन्स बना ना रहा हो, कोई यूरेनियम चोरी ना कर रहा हो, कोई छुप छुप कैसे काम ना कर रहा हो, तो वो देखने का काम IAEA करती है। ये तो हो गया इंस्पेक्शन का काम कि रिएक्टर खुलते ही रिएक्टर के अंदर कोई चोरी ना हो, कोई कहीं से सामान इलीगली यूज़ ना करे। लेकिन यूरेनियम आएगा कहाँ से और कैसे देश इसके लिए तैयार होंगे? तो देखिए, दुनिया भर के जो सप्लायर है ना, वो एक साथ है, मतलब 48 कंट्रीज दुनिया में, मेनली जो आपको न्यूक्लियर रिलेटेड जो भी टेक्नोलॉजी चाहिए, यूरेनियम चाहिए, तो उनका एक ग्रुप है 48 नेशंस का, जिसे हम कहते हैं NSG, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। ये 1974 में बन के खड़ा हुआ था, जब इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट किए थे उसके बाद, कि भारत ने न्यूक्लियर टेस्ट कर लिए हैं, अब और देश न्यूक्लियर टेस्ट ना कर पाए, इसलिए हम एक ऐसा ग्रुप बनाते हैं जो तभी आपको जो आपको सप्लाई करेगा जब आप या तो NPT पे साइन कर दो, तब जाकर आपको हम यूरेनियम देंगे एनर्जी बनाने के लिए, वरना आप यूरेनियम का वेपन बना लोगे, इसलिए हमें मंजूर नहीं है। तो इंडिया काफ़ी समय से कोशिश कर रहा था कि हमें एनर्जी की मेंबरशिप मिल जाए, ताकि हमें बेहतर तरीके से जो न्यूक्लियर एनर्जी है वो डेवलप कर पाएँ, लेकिन भारत को मिल नहीं रहा था। तो ये जो एनर्जी का ग्रुप है, ये असल में दुनिया के जितना न्यूक्लियर ट्रेड होता है, जो उसको लेकर जो भी नियम बनते हैं, किस तरह किसी को प्रोवाइड किया जाएगा, वो देखने का काम इंडिया ही करता है। तो इसलिए इंडिया चाहता है कि इसमें जा सके, क्योंकि इससे फ़ायदा ये है कि इंडिया को पहले तो यूरेनियम इजीली मिल पाएगा, जो टेक्नोलॉजी है उसका और एक्सेस मिल पाएगा, प्लस दुनिया में जो आगे जाकर नियम बनेंगे, रूल्स बनेंगे, रेगुलेशंस बनेंगे, उस पर भी इंडिया का एक बड़ा महत्व होगा। क्योंकि अभी इंडिया बिना NPT पे साइन किए ही एनर्जी से न्यूक्लियर जो ये देश है, इनसे आप जो यूरेनियम है इंडिया ले सकता है। इसकी वजह इसलिए है क्योंकि इंडिया को वेवर मिला था। वेवर कब मिला था? जब इंडिया ने 2008 में USA के साथ एक न्यूक्लियर डील की थी, उसके बाद इंडिया को एक वेवर मिल गया था। उसके बाद लगातार इंडिया बाकी देशों से यूरेनियम खरीद सकता है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, कनाडा हो, कजाकिस्तान हो, या इवन USA हो। अब बात यह है कि भारत न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का भी हिस्सा बनना चाहता है, ताकि भविष्य में जो इसको लेके नियम बने, अथॉरिटी बने, वहाँ पर इंडिया का भी कंट्रोल रहे। लेकिन NSG में इन 48 कंट्रीज़ के ग्रुप में एक देश बैठा है चाइना, जो इंडिया को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता। तो इंडिया को अगर NSG का मेंबर बनना है तो सभी लोगों को इंडिया का सपोर्ट करना पड़ेगा, या फिर इंडिया NPT को साइन करे। NPT के अंदर असल में जो 5 देश हैं, इन्हीं को न्यूक्लियर एनर्जी बनाने की, न्यूक्लियर वेपन्स बनाने का राइट है, जैसे चाइना, USA, UK, रशिया और फ्रांस। इंडिया हालांकि न्यूक्लियर पावर है, पर ये इसको मान्यता नहीं देते, और इसीलिए इंडिया अगर यहाँ एंटर करता है तो इंडिया की पावर बढ़ेगी। ऑलरेडी इंडिया को एक वेवर मिला हुआ है कि बिना NPT साइन किए भारत को यूरेनियम मिलता है, लेकिन भारत NSG में एंटर करना चाहता है, और वहाँ चाइना इंडिया को रोकने की पूरी कोशिश करता रहता है। इसके अलावा टर्की, न्यूजीलैंड, आयरलैंड और साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रिया जैसे देश भी भारत को रोकने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि अगर भारत को एंट्री मिल गई तो और देश भी शायद ऐसा कुछ करने की तैयारी कर लें। तो इसलिए इंडिया चाहता है अंदर आना, लेकिन थोड़ी दिक्कत आ रही है। इसके अलावा जो इंडिया क्या कर सकता है कि इंडिया लगातार बाकी देशों के साथ मिलकर पुश कर सकता है कि इसको NSG की एंट्री मिल पाए। तो अब आई थिंक आपको पता लग गया होगा क्या तरीका है, कैसे हम न्यूक्लियर एनर्जी को शिफ्ट करना चाहते हैं। पहले आपको यूरेनियम चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, और बाकी जो देश आपको सप्लाई कर रहे हैं वो कोई रोक ना लगाएं, और IAEA आपके अंदर आके देश में उसको इंस्पेक्ट ही कर पाए, ताकि पता रहे कि हाँ भाई, ये इंडिया एक ऐसी कंट्री है जो रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर है। आई होप चारों चीज़ें क्लियर हो गई। NPT क्या है? सिग्नेटरी की भाई आप अब न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाओगे। IAEA क्या है? एजेंसी जो इसका ध्यान रखती है, इंस्पेक्शन का काम करती है। इंडिया को न्यूक्लियर वेवर मिला था 2008 में, जब डील हुई थी इंडिया USA की तब। और NSG क्या है? न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप है, जिसमें 48 कंट्रीज हैं। ये तीनों चीज़ें हमने समझ ली। अब आगे बात करते हैं ऐसे कुछ और। इंडिया चाहता है कि इंडियन ओशन में एक मेटल को ढूंढना चाहे और वहाँ से निकाला जाए कोई मिनरल। तो इसके लिए भारत चाहे बिल्कुल समुद्र के नीचे जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। जो इंटरनेशनल बॉडीज़ होती हैं, जो इंटरनेशनल देश होते हैं, जैसे मान लो इंडिया है, ये इंडिया के आसपास सागर का किनारा है, समुद्र का किनारा है, तो यहाँ से 200 नॉटिकल माइल्स तक भारत का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, यानी वो इलाका जहाँ भारत जाकर खनन कर सकता है, चीज़ें निकाल कर। जैसे इस सी बेड में 200 नॉटिकल माइल तक कोई भी समुद्र के नीचे ज़मीन को खुदाई के अंदर कोई गैस मिले, कोई मिनरल मिले, तो वो भारत का होगा। उसी प्रकार से हर देश के 200 नॉटिकल माइल तक बाउंड्री होती है, इसे कहते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। लेकिन क्या होगी अगर आप इससे बाहर जाकर वहाँ जो समुद्री इलाका है उससे कुछ निकालना चाहें? तो देखिए, 200 नॉटिकल माइल्स के बाद का इलाका कहलाता है ओपन सीज, यानी खुला समुद्र है, वो सबका है, वो ग्लोबल कॉमन्स उसे कहते हैं।
तो अगर यहाँ पर आपको कोई भी खनन करना है या कोई खनिज निकालना है या कोई मिनरल निकालना है तो आपको एक अथॉरिटी के पास जाना पड़ता है, जो है इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी। फॉर एग्जाम्पल मान लो ये जो रीजन है, ठीक, 200 नॉटिकल माइल का इनका हिस्सा है, इसके बाहर अगर मान लो ये देश है, इसको यहाँ जाके अगर इस रीजन में अगर जाके एक्सप्लोर करना है या फिर यहाँ कोई देश आके एक्सप्लोर कर रहा है मिनरल्स को, तो वो कैसे करेगा? तो उसके लिए एक बॉडी है ISA, इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी, जहाँ आप जाके अर्जी दोगे तब वो आपको परमिट देंगे, तब जाकर आप खनन कर सकते हो। ये कहानी है इसकी, ठीक है। अब पहली बात ये है क्या, तो 167 कंट्रीज़ का एक ग्रुप है ISA, जो इसको अलग से देखता है, जो बजट अप्रूव करता है, जो टेक्नोलॉजी अप्रूव करता है, जो देखता है कि कोई भी पॉलिसी, कोई भी एक्सप्लॉइटेशन इस तरह से ना हो, मिनरल्स का निकालना ऐसे ना हो कि उससे समुद्र को और पर्यावरण को नुकसान पहुंचे। वरना सबको लगेगा समंदर है भाई, पूरी समुद्र को एक खोद डालो, जो है जहाँ से निकाल लो, किसको किसकी पड़ी है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए ये बॉडी है ISA, यानी इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी, जो ये कार्य करती है और देखती है किस तरह से चीज़ें अप्रूव हो। तो ये किस चीज़ का काम करेगी, इसको देखने का। और दूसरी बात, भारत कहाँ देखना चाह रहा है? भारत अभी कार्ल्सबर्ग रिज के आसपास एक्सप्लोर करना चाहता है। कार्ल्सबर्ग रिज कहाँ पर है? इंडिया। यहाँ आपको मेडागास्कर दिख रहा है, इस रीजन में यहाँ पर कहीं, अब देखो तो सी के पास ये जो रीजन है इसे कहते हैं कार्ल्सबर्ग रिज। तो इसी रिज के पास इंडिया एक्सप्लोर करना चाहता है मिनरल्स को, ठीक है। आगे जब हम बात करें ना इस रीजन की, यहाँ पर है कार्ल्सबर्ग रिज, लेकिन यहाँ इधर एक और चीज़ है, वो क्या है वो जानते हैं। दुनिया का छठा ओशन बनने की तैयारी हो सकती है, क्योंकि अफार ट्रायंगल जो है वो शायद टूट सकता है। अब सवाल यह है कि अफार ट्रायंगल कहाँ पर है? हमने देखा कार्ल्सबर्ग रिज, तो ये कहाँ पर है? समुद्र के नीचे है। ये आपको जो आपका गल्फ ऑफ एडन है उसके ठीक नीचे, यहाँ हॉर्न ऑफ अफ्रीका आप देख रहे हैं, इसके साइड में यहाँ से ये कहते हैं इसको हम द कार्ल्सबर्ग रिज। यहाँ पर इंडिया एक्सप्लोर करना चाहता है, इसलिए इंडिया ISA में परमिशन ले रहा है। लेकिन ठीक इसके ऊपर जो इलाका है ईस्ट अफ्रीका का, वहाँ पर आता है अफार ट्रायंगल, जो टूट के अगर अलग हुआ तो एक नया ओशन बन सकता है, क्योंकि वहाँ पर देख रहे हैं ज़मीन इस तरह टूट के अलग होती जा रही है। तो कहाँ है अफार ट्रायंगल? पहले ये देखिए, ये यमन है, मतलब जो आप ग्लोबल वर्ल्ड का देखो तो ये रहा ना, ये आपका इंडिया यहाँ पर, और ये रहा आपका हॉर्न ऑफ अफ्रीका, और यहाँ इधर ये रीजन है, इसे हम कहते हैं, ये रीजन है जिबूटी का। यहाँ जिबूटी है, जिबूटी के पास ये एक अफार ट्रायंगल है। अफार ट्रायंगल क्या होता है? सोमालिया, जिबूटी, इरिशिया, यहाँ पर ये रेड सी के पास जो इलाका है इसे कहते हैं अफार या फिर कफार ट्रायंगल, ठीक। क्या चीज़ है ये? तो असल में 3 टेक्टोनिक प्लेट्स यहाँ पर बनती है। देखो, इंडियन प्लेट, अरेबियन प्लेट हो गई, और यहाँ इन प्लेट्स के बीच में, ठीक है, जो रीजन है रिफ्ट सेट सिस्टम में, वो कहलाता है अफार ट्रायंगल। तो यहाँ जो टूट रहे हैं ये प्लेट्स, तो इससे हो सकता है निकल जाए, यहाँ एक और ओशन क्रिएट ना हो जाए, इसका डर है। तो ओशन क्रिएशन की बात तो मिलियन से फिर बात होगी, तो हम सब तो बचेंगे नहीं तब तक, लेकिन हमें इतना पता होना चाहिए भाई अफार ट्रायंगल कहाँ पर है। तो जिबूटी और इथियोपिया के रीजन में है, और ये जोलॉजिकल एक फिनोमेना है, यानी ये 3 अलग अलग प्लेट्स हैं, ये जहाँ पर मिलती हैं, यहाँ पर ये अफार ट्रायंगल है। यहाँ पर ज़मीन कट रही है, तो हो सकता है 1 मिलियन साल में या 5000 सालों में यहाँ पर एक और ओशन क्रिएट हो जाए। तो ये अफार ट्रायंगल कहाँ, पहले हमने ये समझा। यहाँ पर कार्ल्सबर्ग रिज है, ये हमने समझा इधर समुद्र के नीचे, जिसको इंडिया एक्सप्लोर करना चाहता है। इसके लिए किसके पास गैंड है? ISA, यानी इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी के पास। तो ये बेसिक हमने ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट समझे। अब यहाँ जब आप पढ़ रहे हो ना, तो एक इंपॉर्टेंट यहाँ लेक भी है, वो कौन सी है वो भी जान लीजिए। वो है लेक असाल। लेक असाल और एक लेक अब्बे, दोनों यहाँ पर है। लेक अब्बे असल में इथियोपिया और जिबूटी की बाउंड्री भी शेयर करती है, यहाँ पर लेक अब्बे है, और ये लेक असाल इज इन टोटली इन जिबूटी। जिबूटी वो जगह है जो दुनिया के सारे बड़े बड़े देश अपने क्या बना के बैठे हैं, अपने आर्मी का बेस बना के बैठे हैं, चाहे वो USA हो, चाहे वो चाइना हो। तो इनका चाइना का पहला जो ओवरसीज कहीं पर मिलिट्री बेस था तो वो जिबूटी में ही। जिबूटी में आप पैसे देके आप चाहो तो अपना भी बेस खोल लो, ऐसी कहानी है। तो ये बात थी जिबूटी के बारे में, लेक असल के बारे में, कार्ल्सबर्ग रिज के बारे में, और अफार ट्रायंगल के बारे में, कहाँ पर है, किस तरह किस जगह लोकेटेड है, हमने ये समझा। तो ये था आज का वीडियो, जहाँ हमने मेजरली जो मेन की डेफिनेशन है जगहों की वो हमने समझ ली है। अब एक चीज़ बच रही है, हमने समझा था क्रॉपिंग ग्रुप के बारे में, इंस्टीट्यूट के बारे में, जो फिलीपींस बेस्ड है, जिसका एक सब सेंटर वाराणसी में भी खोला था। लेकिन उड़ीसा में एक क्रॉपिंग पैटर्न भी फॉलो होता है, जिसे कहते हैं पायरा क्रॉपिंग पैटर्न, जो अगेन वहाँ हमने क्या बात की थी, वो लोग ऐसी टेक्नोलॉजी बना रहे हैं जिससे लो इमिशन हो मीथेन का, ऐसा वो क्रॉपिंग पैटर्न बनाना चाहते हैं। लेकिन क्या भारत में ऐसी खुद की कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, कुछ ऐसा पुराना पद्धति नहीं है, तो उसको लेकर ये एक, अब लो इमिशंस को लेकर उड़ीसा में असल में एक
तरीके से क्रॉपिंग होती है, इसे कहते हैं पायरा क्रॉपिंग पैटर्न। तो हम पैरीज की बात नहीं कर रहे जो घास के मैदान होते हैं, ये पायरा क्रॉपिंग पैटर्न है। तो पायरा को आप पाइका रीजन से भी एसोसिएट कर सकते हो। जिस रीजन का एक क्या इतिहास है पाइका का, मुझे बताइए। पाइका रिबेलियन आपने पढ़ा होगा। तो पायरा क्रॉपिंग पैटर्न में क्या होता है कि मान लो जब आप धान की फसल बोते हो ना, तो वहाँ बहुत पानी चाहिए होता है। तो जब वो इनिशियल फेज में होता है, उसी के साथ साथ आप वहाँ पर एक कोई और क्रॉप भी ग्रो देते हो, क्योंकि पानी होता है। तो उसमें आप दाल की फसल आपने लगा दी, तो उससे होता ये है कि जब वो दाल की फसल वहाँ पे लगी तो उसको जो पानी है उससे फ़ायदा मिल जाता है। तो इसे कहते हैं पायरा क्रॉपिंग पैटर्न, जो एक क्लाइमेट रिजिलियंट क्रॉपिंग पैटर्न है। कहाँ मिलता है? उड़ीसा में। फिर से क्लियर समझाता हूँ क्या होता है। इसमें होता ये है कि जब चावल की हार्वेस्टिंग होती है, यानी चावल का जब आप निकालते हो, तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नमी रहती है। तो उस नमी में अगर आप कुछ समय के लिए दाल या फिर ऑयल सीड की क्रॉप को बो दो, तो उसको उससे फ़ायदा मिलता है और वो बड़े हो जाते हैं बिना किसी एडिशनल आपको वहाँ पर एफर्ट्स लगाए। यानी जो राइस क्रॉप हार्वेस्टिंग के टाइम में जो मॉइस्चर था, उसी पीरियड में आपने एक और क्रॉप बो दी, तो उसको भी इसका फ़ायदा मिल जाएगा। तो ये एक तकनीक है जो उड़ीसा में जिस हिसाब से खेती होती है, जो एक क्लाइमेट रिजिलियंट तकनीक है, इसका ही नाम है पाइका। तो आई होप आपको ये पता लगेगा। उड़ीसा कहाँ पर है ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत है गैस नहीं है। तो पहले इस मैप में मुझे बताइए कि अभी जो मुद्दा सबसे बड़ा है वो है ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट। ये क्यों हो रहा है, ये समझने से पहले ये कहाँ हो रहा है ये जानना इंपॉर्टेंट है। तो ये जो पूरा रीजन है, जो वेस्ट एशिया जिसे हम कहते हैं, सारी ये जंग चल रही है, ड्रोन अटैक्स हो रहे हैं। इसके पीछे वजह क्या है? तो एक कल्चरल और एक पॉलिटिकल और एक रिलीजियस आर्ग्यूमेंट भी है। रिलीजियस आर्ग्यूमेंट क्या है? तो याद रखिए, हम अक्सर जानते हैं कि यहाँ पर ईरान और इजराइल के विवाद में कि एक विवाद यह है कि ईरान एक मुस्लिम कंट्री है, इजराइल एक ज्यूइश कंट्री है, यानी एक यहूदी कंट्री है। लेकिन इसके अलावा और एक डिटेल बात यह है कि ईरान हमेशा शिया लीडर की तरह अपने आप को देखती है। इस्लाम में 2 सेक्ट होते हैं, सुन्नी और शिया। ईरान अपने आप को शिया सेक्ट का लीडर देखती है और जहाँ भी शिया पॉपुलेशन है उनको सपोर्ट करती है। और अगर कहीं शिया पॉपुलेशन है और वहाँ गवर्नमेंट किसी सुन्नी लीडर की है, तो उसके खिलाफ मिलिशियाज यानी मिलिट्री खड़ी करके उसके खिलाफ जंग अगर कोई कर रहा होता तो ईरान उसको सीधा सीधा सपोर्ट करता है। इसीलिए ईरान के दुनिया भर में बहुत सारे प्रॉक्सी मिलिशियाज हैं, यानी ऐसी मिलिशियाज, ऐसे ग्रुप्स जिनको इनडायरेक्टली ईरान सपोर्ट करता है। क्यों सपोर्ट करता है? क्योंकि या तो वहाँ शिया मुस्लिम पॉपुलेशन है जिसके ऊपर या तो सुन्नी मुस्लिम रूल कर रहे हैं या जो कोई और लीडरशिप रूल कर रही है। तो शिया मुस्लिम्स को सपोर्ट करने के लिए हमेशा ईरान खड़ा रहता है दुनिया के किसी भी कोने में। इसलिए आपको दिखेगा कई जगह ईरान अपनी मिलिशियाज के थ्रू या फंडिंग करेगा या अपनी आर्मी अपनी खुफिया तंत्र के थ्रू उनकी मदद करता है। ये एक बेसिक बैकग्राउंड है जो समझना ज़रूरी है। और ठीक इसका उल्टा दूसरा काम करता है सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया सुन्नी मुस्लिम्स की बात करता है, सुन्नी मुस्लिम्स के हक की बात करता है, और ईरान शिया मुस्लिम्स की बात करता है। तो ईरान अपने आप को लीडर समझता है शिया मुस्लिम्स का भी और इन जनरल मुस्लिम्स का भी। तो ये बेसिक बैकग्राउंड याद रखिए, इससे आपको काफ़ी चीज़ें आसानी से समझ आएंगी आगे। तो चलिए अब डिस्कशन शुरू करते हैं। पहला मेरा आपसे एक सवाल है, इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन मेघदूत लॉन्च किया था, इसमें क्या सही है? 2 ऑप्शन है आपके पास। इट वॉज लॉन्च इन 1949 टू कैप्चर सियाचिन। इट प्रीएम्प्टेड पाकिस्तान इम्पेंडिंग ऑपरेशन अबदील। कितने सही ऑप्शन है इसमें से? इसमें से केवल एक ऑप्शन सही है, आपको मुझे बताना है एक ऑप्शन गलत है, क्यों गलत है। तो ऑपरेशन मेघदूत कब हुआ था? पहली बार तो 1949 में तो बिल्कुल नहीं हुआ था। ये किस लिए हुआ था? तो सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर पाकिस्तान की आर्मी अपना ऑपरेशन अबदिल करने वाली, जिसके तहत वो जाकर उसके ऊपर कब्जा कर लेती। इससे पहले इंडियन आर्मी ने अपना ऑपरेशन मेघदूत किया और इस हाइट्स को जाके कैप्चर कर लिया। तो ये वो जगह है जहाँ सियाचिन ग्लेशियर, और इसके ऊपर कौन सा ऑपरेशन हुआ था? ऑपरेशन मेघदूत। और किसके बदले में? पाकिस्तान के ऑपरेशन अबदिल के बदले में। अब इसके 40 साल पूरे हो गए हैं। अब आप सोचिए 2024 में किसी ऑपरेशन के 40 साल पूरे हुए, तो 1949 में तो स्टार्ट हुआ ही नहीं होगा। कब स्टार्ट हुआ होगा ये? क्या 1984 में स्टार्ट हुआ होगा? तो बिल्कुल 1984 में असल में ऑपरेशन मेघदूत स्टार्ट किया गया था। तो कहाँ पर सियाचिन ग्लेशियर है? यहाँ पर है। अभी ये भारत के कब्जे में है। इसके ऊपर जो इलाका है इसे कहते हैं शख्सगम वैली। ये वैली असल में पाकिस्तान के कंट्रोल में थी, जो इन्होंने बाद में 1962 वॉर जब इंडिया चाइना के बीच में हुई, उसके बाद पाकिस्तान ने ये चाइना को गिफ्ट कर दी। तो इसके ऊपर आज चाइना का कब्जा है। यह है पीओके पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिसके ऊपर पाकिस्तान का कब्जा है। यह है अक्साई चिन, जिसके ऊपर चाइना का कब्जा है, और ये पूरा इलाका अभी तक हमारे कंट्रोल में। अब यहाँ पर 2 नाम आपको पता होंगे, एक तो सियाचिन ग्लेशियर और दूसरा है NJ9842। क्या है NJ9842? NJ9842 इस लोकेशन को कहते हैं जहाँ से आपकी बाउंड्री खींची हुई है।
यहाँ तक पाकिस्तान के साथ हमारा LOC है, लाइन ऑफ कंट्रोल, चाइना के साथ LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, और बीच का ये हिस्सा है NJ9842। ये वो पॉइंट है जहाँ से हमने बाउंड्री खींची है सैल्ट्रो रिज के ऊपर, जो कि आपके सियाचिन ग्लेशियर के पास पड़ता है। तो ये पूरी कहानी है। क्या ऑपरेशन का नाम था, पाकिस्तान का ऑपरेशन कौन सा था, कब ये हुआ ऑपरेशन मेघदूत, और क्यों इंडिया के लिए रेलेवेंट था? क्योंकि देखिए यहाँ कंट्रोल करने के बाद आपको इस पूरे इलाके के ऊपर नज़र रखने का बड़ा अच्छा एक लोकेशन मिल जाता है। स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन रही है और इसके ऊपर अभी तक विवाद बना हुआ है। तो किस जगह की हम बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं सियाचिन ग्लेशियर की। अब इन ग्लेशियर से बाहर निकलते हैं और पहुंचते हैं वेस्ट एशिया, जिसका बैकग्राउंड मैंने आपको बताया, ईरान इजराइल युद्ध के बीच में। अब ये हुआ क्यों और कैसे स्टार्ट हुआ, पहले ये समझिए। देखिए, ईरान इजराइल में हमेशा युद्ध होते रहते हैं, समस्याएं रहती हैं। तो मुख्य लड़ाई की जड़ जो है वो कहाँ से स्टार्ट हुई? अभी रिसेंट जो हुई है। तो ईरान इजराइल में विवाद तो रहता ही है, लेकिन इजराइल के संबंध धीरे धीरे सऊदी अरेबिया के साथ अच्छे हो रहे थे। अगर आपको याद होगा, G20 के दौरान भारत की अध्यक्षता में ही इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर बना था, जिसके अंदर UAE भी था, इजराइल भी था, इंडिया भी था। तो ये दिख रहा था कि इजराइल और सऊदी अरेबिया करीब आ रहे थे। उसके कुछ समय बाद ही हमास ने हमले कर दिए इजराइल के अंदर। हमास के हमले के बाद लगातार उसके ऊपर डायरेक्ट रिटेलिएट किया इजराइल ने, और बहुत नुकसान वहाँ पर जनता को हुआ, लोगों को हुआ और हमास को भी हुआ। लेकिन अभी तक वो जंग चल ही रही है। जब वो जंग चल रही थी हमास और ईरान के बीच में, तब एक और ग्रुप कूदा इसमें, उसका नाम था हाउती रिबल्स। हाउती रिबल्स ने सपोर्ट करना स्टार्ट किया हमास को और कहा हम इसका सपोर्ट करेंगे। और एक और ग्रुप हुआ था हिजबुल्लाह, उसने भी हमास को डायरेक्टली सपोर्ट करना स्टार्ट किया डिस्पाइट ऑफ उनके अटैक, जहां वो अगवा करके लोगों को इजराइल से घसीट के लेके आ गए थे गाजा में। तो ये जो विवाद है, असल में क्यों हिजबुल्लाह और हौतीज ने सपोर्ट किया हमास को, क्या संबंध है इनका? तो असल में हिजबुल्लाह और हौती दो ग्रुप्स हैं जिनको सपोर्ट करता है कौन? तो ईरान। अब देखिए मैप से, या देखिए यहाँ पर सीरिया है। सीरिया में जिस व्यक्ति का कंट्रोल है उसका नाम है असद। असद एक शिया है और इसका मतलब इनको कौन सपोर्ट करेगा? ईरान। इराक में बहुत सारी शिया पॉपुलेशन है, इसलिए यहाँ भी ईरान अपने मिलिशियाज के थ्रू कंट्रोल बनाने की कोशिश करता है और ईरान का कंट्रोल ईरान पर तो है ही। तो ये तीन देश ऐसे हैं जहाँ की जो हुकूमत है, जो कंट्रोल है गवर्नमेंट का, वो ईरान के सपोर्टिव है। अब बात आई लेबनान की। यहाँ पर शिया, सुन्नी, क्रिश्चियन सभी वर्ग के लोग रहते हैं, इसलिए मिक्स पॉपुलेशन है। तो यहाँ पर शिया मुस्लिम की रूलरशिप नहीं है। तो यहाँ पर सपोर्ट करने के लिए ग्रुप खड़ा कर रखा है ईरान ने, उसका नाम है हिजबुल्लाह। हिजबुल्लाह एक मिलिशिया ऑर्गेनाइजेशन है जो लड़ती है लेबनान में। अब देखिए लेबनान ठीक में हिजबुल्लाह इस रीजन के ऊपर कब्जा करके बैठा हुआ है, जो रीजन ठीक इजराइल के ऊपर है। तो यहाँ बैठा है हिजबुल्लाह, यहाँ नीचे जो आपका यमन है, यहाँ पर इस हिस्से पे कब्जा करके बैठा हुआ है हाउती रिबल्स। ये भी असल में शिया मिलिटेंट ग्रुप है जो लड़ रहे हैं अपनी रूलरशिप के खिलाफ, जिसको सपोर्ट कौन करेगा? यहाँ पर ईरान हाउतीज को सपोर्ट कर रहा है और जो यमन में जिसका गवर्नमेंट कंट्रोल है उसको सऊदी अरेबिया सपोर्ट कर रही है। तो इसलिए आप देखो, तो जैसे ही हमला हुआ हमास और इजराइल के बीच में, तो नीचे ऊपर से हिजबुल्लाह ने सपोर्ट किया था, नीचे यमन ने सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। यानी यहाँ से भी अटैक हो रहे थे और यहाँ ऊपर भी अटैक हो रहे थे हिजबुल्लाह से, यहाँ से भी, लेबनान से भी इजराइल के ऊपर। तो इसीलिए हो रहा था क्योंकि ईरान का सपोर्ट प्राप्त था। अब ये कहानी हमें समझ आ गई कि भाई ईरान का सपोर्ट क्यों मिल रहा है, क्योंकि शिया मिलिशिया पावर्स हैं। अब हुआ क्या? अब रिसेंट बात ये हुई कि इजराइल ने कहा कि भाई बहुत हमले हो रहे हैं, हम नहीं सुनते। इजराइल ने अपने इलाके से बॉम्बिंग स्टार्ट की एयरफील्ड्स के ऊपर। उन्होंने लेबनान के ऊपर भी एयर फायरिंग की और सीरिया की राजधानी दमिश्कस के ऊपर भी फायरिंग की, क्योंकि उन्हें दिख रहा था कि सीरिया में ईरानियन लीडर्स आ रहे हैं और वहाँ के मिलिशिया को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। तो उस फायरिंग में उनकी IRGC, ईरान के एक रेवोल्यूशनरी गार्ड फोर्स क्रॉप्स हैं, यानी जो उनका बाहर का युद्ध वगैरह कुछ है तो वो देखती है, उसके एक मिलिट्री लीडर की मौत हुई। और उस मौत के बाद मतलब वहाँ 6-7 लोग मारे गए थे। अटैक जब दमिश्कस जो सीरिया की राजधानी है वहाँ किया था इजराइल ने, तो वहाँ कई लोगों की जाने गई, जिसमें ईरान के कई मिलिट्री लीडर्स मारे गए। और इस बात के बाद ईरान ने कहा हम बदला ज़रूर लेंगे, और उन्होंने लगभग 300 से भी ज़्यादा अटैक किए हैं अभी इजराइल के ऊपर, मोर देन 300 अटैक्स। अब ये अटैक प्राइमरली किया कहाँ गया? क्या इजराइल के शहर पे किया गया? तो नहीं, ये अटैक किया गया मुख्य रूप से नेवेटिम एयरबेस पर। नेवेटिम एयरबेस कहाँ पर लोकेटेड है पहले जानिए। नेवेटिम एयरबेस यहाँ एक डेजर्ट है, नेगेव डेजर्ट है जो इजराइल में स्थित है। नेगेव डेजर्ट, यहाँ पर इनका एक एयरबेस है जिसका नाम है नेवेटिम एयरबेस। और इस एयरबेस के ऊपर अभी 300 से ज़्यादा अटैक्स हुए, जिसके अंदर ड्रोन अटैक्स, बैलिस्टिक मिसाइल का अटैक किया गया। तो ये अटैक जब इनके ऊपर हुआ तो ये युद्ध का स्तर बदला। अब पहली बात, इजराइल के ऊपर ये अटैक क्यों हुआ? क्योंकि
ईरान का कहना है कि इजराइल ने सीरिया में, जो उनकी राजधानी है दमिश्क, वहाँ पर इजराइल ने हवाई हमले करके उनके कुछ आर्मी ऑफिशियल्स को मार दिया और इसके बदले में वो अब हमला कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा वो हमला सिर्फ ईरान में नहीं करेंगे, इजराइल में नहीं करेंगे, उसके आसपास जहाँ भी उनके बेसिस हैं वहाँ पर हमले करेंगे। तो इसमें तो बहुत सारे मिसाइल फायर हुए और इसी बात को ध्यान में देखते हुए कई देशों ने इसको इंटरसेप्ट करना शुरू किया, जैसे जॉर्डन, हालांकि ये भी मुस्लिम कंट्री है इजराइल के साथ में, इन्होंने भी बाहर से कोई अटैक आ रहा था उसको कहा कि भाई ये मिसाइल हमारे इलाके में घुस के हमें भी तबाह कर सकते हैं, उन्हें इंटरसेप्ट करके रोका। ईरान और इजराइल के युद्ध में जॉर्डन थोड़ा बहुत अभी आपको इजराइल के साथ ही दिखाई देगा। वो इसलिए है क्योंकि इजराइल सपोर्ट करता है जॉर्डन को कई मामलों में, तो इसलिए जो पॉलिटिक्स है थोड़ी बदली हुई दिख रही है। तो इस मैप में आपको क्लियर दिख रहा है ये ईरान है। इराक में तो उनका कंट्रोल है ही है कुछ हद तक। सीरिया के गवर्नमेंट जो है असद की उसको सपोर्ट करते हैं। लेबनान में हिजबुल्लाह एक ग्रुप है जिसको वो बैक करते हैं। यमन में हौती ग्रुप को वो बैक करते हैं और इन सब ने मिलकर एक तरह से अटैक खोल रखा है इजराइल के ऊपर। अब आप कहोगे कि क्या जो हमास है वो भी एक शिया ग्रुप है? तो नहीं, हमास असल में मेजरली एक सुन्नी ग्रुप है, लेकिन क्योंकि वो लड़ाई इजराइल के खिलाफ है, यानी यहूदियों या ज्यूज़ के खिलाफ है, तो ईरान हमास को खुलेआम सपोर्ट करता है और ईरान की मिलिट्रीज जो हैं वो उनको डायरेक्टली सपोर्ट प्रोवाइड करती है। तो अभी जो हमले हो रहे हैं उसकी जड़ ये थी कि ईरान ने कहा कि भाई इजराइल ने हमारे मिलिट्री कमांडर्स को मारा, सीरिया में जाके मारा, अब हम नहीं छोड़ेंगे, हम भी इनके जिस बेस से हमारे ऊपर अटैक हुआ वहाँ हमला करेंगे। तो ये हमले शुरू हो चुके हैं, लेकिन जितने भी हमले रॉकेट्स फायर किए गए उन सब को इजराइल ने इंटरसेप्ट कर लिया, यानी पकड़ लिया कहाँ से आ रहे हैं और वहीं आसमान में न्यूज़ तो नाबूद कर दिया। तो ये कहानी यहाँ पर अभी चल रही है। ये चीज़ें जैसे जैसे डेवलप होंगी इसके बारे में और बात करेंगे। आपके लिए लोकेशन से न्यूज़, इजराइल को हमने डिटेल में कवर किया है, सारी की सारी लोकेशन, राफा बॉर्डर क्रॉसिंग हो गई, चाहे मेडिटेरेनियन सी के आसपास कौन सी कंट्री है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर मैं आपको कहूँ नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट कौन सी कंट्री आती है, तो लेबनान, सीरिया, इराक, ईरान। तो आपको इस तरह इसको याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस तरह से आप इसको याद करिए ताकि आप बेहतर तरीके से वेस्ट एशिया, इस रीजन की सारी कंट्रीज़ को ढंग से याद कर पाएँ। और इस एयरबेस का नाम क्या था जहाँ से अटैक शुरू हुआ? तो नेवटिम एयरबेस। ठीक है, ये सब कुछ चीज़ें हैं जो आपसे पूछी जा सकती हैं, जो आपको पता होनी चाहिए। अब इतनी ही बात नहीं है, इसी में थोड़ा सा और एक्सपेंड करूँ। जो नाम हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि कहाँ कहाँ पर अटैक्स हुए हैं, कौन कौन से देश इन्वॉल्व हैं। हिजबुल्लाह कहाँ पर है? तो लेबनान में है। सीरिया में क्या है भाई? तो असद की गवर्नमेंट है। इराक में मुस्लिम पॉपुलेशन तो है ही है, लेकिन वहाँ पर भी शिया पॉपुलेशन, तो वहाँ भी अटैक देखे गए। तो लगातार आप देख रहे हो यहाँ एक जंग की स्थिति बनी हुई है, खासतौर पे इराक में, जहाँ ईरान का भी दबदबा है और अमेरिका और उनके एलाइज के भी कुछ कुछ बेसिस यहाँ पर बने हुए, तो वहाँ पर लगातार लड़ाई होती रहती है। ईरान गाज़ा में हमास को बैक करता है और पैलेस्टाइन इस्लामिक जिहाद ग्रुप को बैक करता है। यमन में हौती रिबल्स को बैक करता है। लेबनान में हिजबुल्लाह को बैक करता है। तो इस तरह आप देखो तो कई जगह अलग अलग ग्रुप्स को ईरान बैक करता है। उनके नाम आपको याद रखने अभी ज़रूरी है। ये नाम याद रखने के बाद आपको इजीली, आसानी से, जो भी कैसे क्वेश्चन आए वो याद रहेंगे। दमिश्क किसकी राजधानी बताइए ज़रा मुझे? सीरिया की। सीरिया पे भी अटैक इस बीच में हुआ था। तो ये आप समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या कहानी है असल में ईरान की। ईरान में एक इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स है, IRGC। तो एक तो इनकी नॉर्मल आर्मी जैसे इंडियन आर्मी होती है, उसके अलावा IRGC इनका एक ऐसा ग्रुप है जो भाई कहीं पर अगर युद्ध करना पड़ गया, बाहर इस्लाम को खतरा है तो उसको बचाना, तो उसके लिए अलग से उन्होंने एक आर्मी बना रखी है। और उसी में ओवरसीज के लिए एक क्यूडी फोर्स बना रखी है जिसके लीडर थे कासिम सुलेमानी, जिनकी मौत हुई थी रिसेंटली, जिसको अमेरिका ने मार कर गिरा दिया था। तो उसके बाद ये पता लगा, ईरान बहुत गुस्से में आ गया था। तो ईरान ने अपनी आर्मी अपने देश के लिए अलग बना रखी है, ओवरसीज लड़ाई के लिए अपनी अलग आर्मी बना रखी है, इस्लाम के प्रोटेक्शन के लिए अलग आर्मी बना रखी है। ये डिवीजन ही काफ़ी खतरनाक बनाता है इसराइल को दुनिया भर के मुकाबले। तो ये हमने समझा कि IRGC क्या है, इस्लामिक रेवोल्यूशन गार्ड फोर्स किसका है? तो ईरान का है। कुर्द आर्मी किसकी है? ईरान की है। कहाँ वो किसको किसको सपोर्ट कर रहे हैं? PIJ को कौन सपोर्ट कर रहा है? हिजबुल्लाह क्या है? हौती रिबल्स क्या, हमने समझा। नेवतिम एयरबेस कहाँ है? ये हमने समझा। इजराइल कहाँ है? जॉर्डन कहाँ है? हमने ये सब कुछ समझ लिया। अब इन सब समझने के बाद आते हैं हाथियों पर। हाथियों की बात क्यों आ गई? क्योंकि बोट्सवाना ने कहा है कि जर्मनी वो 20,000 हाथी भेज देगा। ये क्या बात हुई? तो देखिए, असल में बोट्सवाना एक कंट्री है जो अफ्रीका के बिल्कुल निचले, यानी सदर्न रीजन में, साउथ अफ्रीका के ठीक ऊपर पाई जाती है। एक लैंड लॉक कंट्री है बोट्सवाना। विवाद ये हुआ, जर्मनी ने क्या किया, अपने एलिफेंट से तो छोड़ो, आप जितने भी उनके ट्रेड हैं, इलीगल ट्रेड अगर होता है किसी हंटिंग, कोई जैसे हाथियों के दांत हो गए या कोई मांस हो गया, कुछ ऐसा जानवर हो गया, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बैन लगा दिया है, सख्त। इसके खिलाफ बोट्सवाना ने कहा भाई हमारे पास तो यहाँ इतने हाथी पड़े हुए हैं कि हम तो जी ही नहीं पा रहे, तुम्हारे देश में 20,000 हाथी भेज देंगे।
तो ये धमकी इसलिए दी गई क्योंकि यहाँ पर इतने ज़्यादा एलिफेंट्स हो चुके हैं कि ओवर पॉपुलेशन हो चुकी है बोत्सवाना में, जिससे वो परेशान है। इसलिए जर्मनी का ये जो लॉ बना उसके खिलाफ वो भड़क गए। तो कहानी इतनी सी है, लेकिन बोत्सवाना कहाँ है, क्या लैंडलॉक कंट्री है, क्या इसकी लोकेशन है, कौन सी इसकी राजधानी से गैब्रोइन इसकी राजधानी है, कहाँ पर है, जिम्बाब्वे नामीबिया के बीच में है, ये लैंडलॉक कंट्री है। तो आपको ये याद होना ज़रूरी है, इसलिए मैंने कहा ये पॉइंट भी देख ही लेते हैं। तो एलिफेंट ट्रेड इन्फॉर्मेशन सिस्टम के तहत जो साइट्स के अंदर आता है उसके अंदर वो देखता है कि भाई कैसा ट्रेड चल रहा है। यहाँ देखें ना तो आपको डार्क में इंडिया और बोत्सवाना ही नजर आएंगे जिनमें 1 लाख से ऊपर पॉपुलेशन है। तो बोत्सवाना छोटी सी कंट्री है, तो इनके लिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है ऐसे हाथियों को मैनेज करने के लिए। इसलिए उन्होंने जर्मनी को धमकी दी कि भाई हम तो आपके घर हाथी भेज देंगे। तो बोत्सवाना कहाँ पर है पता लग गया। जर्मनी मुझे बताइए, आपका होमवर्क है, जर्मनी कहाँ है बताइए मुझे। यूरोप में अगर आपको इस वर्ल्ड मैप पे पूछूं तो कहाँ पर जर्मनी हो गया, इधर जर्मनी है या यहाँ जर्मनी है या कहाँ जर्मनी है। जो मैप हमने पहले डिस्कस किया वहाँ जाइए और उसको पहचानिए। अब एक पॉइंट आता है एक और, इंडिया की ही एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का, सुखना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या लेक, जिसको लेकर कुछ बातें हुई, जहाँ पर एक जो एक्सक्लूसिव जोन की बातें थी उसको लेकर विवाद बढ़ा। जो एक इको सेंसिटिव जोन है इसके आसपास, उसको लेकर विवाद हुआ। हरियाणा की गवर्नमेंट ने कहा था कि इस लेक के 1000 मीटर तक यानी 1 किलोमीटर तक का जो इलाका है उसे हम इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर करना चाहिए, वो इलाका ही ऐसा होना चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं किया और कहा कि भाई लगभग 2.5 किलोमीटर 2.035 किलोमीटर का जो इलाका है वो एक इको सेंसिटिव जोन बनेगा, क्योंकि ज़्यादा इसको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। अब आपसे पूछा क्या जा सकता है कि सुखना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस जगह बेस्ड है, तो असल में ये पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में पड़ती है। तो यहाँ अगर कुछ नाम देखें तो एक है कंसाई फॉरेस्ट। कहाँ पर है कंसल फॉरेस्ट, तो ये इसी इलाके में, सुखना लेक की बात हो गई, या नेपाली फॉरेस्ट की हम बात करें तो कहाँ पर है कंसल फॉरेस्ट और नेपाली फॉरेस्ट। कंसल नेपली फॉरेस्ट, मैं नेपाली बोल रहा हूँ तो मुझे इस हिसाब से याद रहता है ये। आप नेपली या कंसल फॉरेस्ट को बोल सकते हैं। कहाँ पर है, तो सुखना लेक के कैचमेंट एरिया में। सुखना लेक कहाँ पर है, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा के बीच में। ये रहा सुखना लेक, इस साइड पड़ता है। तो यहाँ बात क्या थी, 2 किलोमीटर, ये कहते हैं कि भाई 1 किलोमीटर ही हरियाणा में इसका इको सेंसिटिव जोन होना चाहिए, लेकिन सरकार का कहना है कि नहीं ये 2 किलोमीटर का होना चाहिए। अब इको सेंसिटिव जोन्स की जब हम बात करें तो सबसे ज़्यादा अभी जो है वो मध्य प्रदेश में, प्रपोजल भी वहाँ है और आगे नोटिफाइड अभी सिक्किम, गुजरात वगैरह में ढेर सारे हैं। पर इको सेंसिटिव जोन बनाने से होता क्या है, इको सेंसिटिव जोन किसी भी एरिया को प्रोटेक्ट करते हैं। वहाँ पर आप जो एक्टिविटी है वो कम हो जाती है, आप कंस्ट्रक्शन का काम ज़्यादा कर नहीं सकते। इसलिए गवर्नमेंट चाहती है कि वहाँ पर कम डिक्लेयर हो इको सेंसिटिव जोन, ताकि वो अपना काम आराम से कर सकें। लेकिन प्रोटेक्शन फॉर एनवायरनमेंट इनिशिएट करता है कि वहाँ पर इको सेंसिटिव जोन हो, और ये एक अच्छा कदम है इसको और बढ़ाना। अगला आर्टिकल बात करता है सितवे पोर्ट के बारे में। सितवे पोर्ट को लेकर इंडिया ने अब अप्रूव हो गया MEA से, और जो इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल है ये कंपनी है, इसको ओन करती है। तो कहाँ है भाई सितवे पोर्ट, पहली बात तो ये म्यांमार में है। म्यांमार में ये पोर्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया की जो ब्लू इकॉनमी है, जो हम भविष्य में पुश करना चाहते हैं, उसको लेकर बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ है सितवे पोर्ट। इंडिया ये भी सोचती है कि हमें नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को ज़रा कनेक्ट करना है। नॉर्मली कोलकाता एक बड़ा सिटी, आसपास है मेट्रो, तो आप जाना चाहो तो ये बड़ा सा लंबा रूट लेके आपको जाना पड़ता है। ऐजवाल जाना है या आपको कहीं और जाना है नॉर्थ ईस्ट में। तो अगर हमें रूट या तो बांग्लादेश से मिल जाए या समुद्री रूट मिल जाए तो हमारे लिए मूवमेंट बहुत आसान हो जाती है। इसलिए भारत ने म्यांमार के साथ मिलकर कालादान मल्टी मोडाल प्रोजेक्ट डेवलप किया था। कालादान एक रिवर का नाम है जो यहाँ बहती है, ये रहा कालादान रिवर। तो ये कालादान मल्टी मोडाल प्रोजेक्ट ऐसा था कि आप कोलकाता में हुगली रिवर से चलोगे, समुद्र से होते हुए सितवे पोर्ट पे पहुंचोगे, वहाँ से कालादान रिवर के होते हुए आप सीधा बॉर्डर पहुंचोगे, जोरेंजी बॉर्डर क्रॉसिंग, और वहाँ से फिर आप रेलवे और रोडवेज के थ्रू ऐजवाल तक पहुँच जाओगे। तो ये प्लान था जिसके तहत हम एक मल्टी मोडाल प्रोजेक्ट डेवलप कर रहे हैं, जिसके तहत चीज़ें आसानी से इंडिया से सामान अगर आपको कोलकाता से भेजना है, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, तो आप आसानी से भेज सकते हैं इस रूट के थ्रू। बहुत कम समय में कम कीमत पे पहुंच पाएगा ये। तो इसके लिए ये हमने कालादान मल्टी मोडाल प्रोजेक्ट बनाया। लेकिन ये पोर्ट जो है इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाता है, क्योंकि यहाँ के जो मैंने नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं वो चाहे तो सीधा आकर सितवे पोर्ट से अपना सामान बाहर एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो उनको घूम के लंबा ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा उनके गुड्स को, तो उनका गुड्स आसानी से कंपेटिटिव प्राइस में हर जगह पहुंच सकता है। तो इसलिए सितवे पोर्ट की डेवलपमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट कदम था, जो इंडिया का न सिर्फ हमारा जो ये एक मल्टी मोडाल प्रोजेक्ट है, कालादान मल्टी मोडाल प्रोजेक्ट, इसको प्रोटेक्ट करेगा, बल्कि भविष्य में हमने ये भी सोचा हुआ है कि हम म्यांमार, थाईलैंड होते हुए कंबोडिया, लाओस और साउथ ईस्ट एशिया को कम्प्लीटली कनेक्ट करेंगे। तो वहाँ भी हम कनेक्शन पॉइंट के थ्रू म्यांमार के साथ संबंध और डेवलप करें। जैसे इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड अभी एक ट्राईलेटरल हाईवे बन रहा है, यानी जो इन तीनों देशों को जोड़ता है, लगभग बन भी चुका है ये। इसको हम वियतनाम तक एक्सटेंड करना चाहते हैं।
उसके हिसाब से भी सितवे एक बहुत महत्वपूर्ण पोर्ट बन के उभर सकता है। और चाइना की पकड़ यहाँ बढ़ती जा रही है, तो इसे कंट्रोल करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि भारत इसके ऊपर काम करता। तो आखिरकार भारत को अब इसके राइट्स मिल गए। ये दूसरा ऐसा पोर्ट है। पहला कौन सा है? चाबहार, जो ईरान में है, और जो IPGL है वो इसको ओन करेगी, कम्प्लीटली वहाँ काम करेगी। तो भारत का इससे प्रभाव फायदा क्या है? एक तो हमारी ब्लू इकोनॉमी पे फोकस है कि हम जो ओशन रिलेटेड एस्पेक्ट है वहाँ पुश करना चाहते हैं। भारत को एक स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस मिलेगी कहाँ पर? म्यांमार में। और इसके अलावा हम जो आगे अपना कनेक्ट करना चाहते हैं नॉर्थ ईस्ट को, हमारा नॉर्थ ईस्ट कनेक्ट हो पाएगा, ट्रांजिट मिलेगा, उसके लिए एक बेहतर इकोनॉमिक एक ऑप्शन मिलेगा, प्लस कनेक्टिविटी बढ़ाने में हमें नॉर्थ ईस्ट के अलावा साउथ ईस्ट एशिया के बाकी देशों के साथ हम कनेक्टिविटी बढ़ा पाएंगे। और सबसे बड़ा फ़ायदा हमें स्ट्रेटेजिक एडवांटेज मिलेगा, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी चाइना अपने स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के थ्रू अपने घात जमा के बैठा हुआ है। तो हमें compete करने के लिए भी यहाँ पे रहना बहुत ज़रूरी था, इसलिए इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए सितवे पोर्ट, जो अब इंडिया को मिल चुका है। अब बात आती है एक चीज़ की, जो है आयरन डोम। आयरन डोम क्या है? आयरन डोम असल में एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसका इस्तेमाल करता है ईरान से आने वाली या हमास से आने वाली मिसाइल्स को उड़ाने के लिए, आसमान में मिसाइल। तो ये क्या करता है, जैसे कोई अगर उनको दिखता है ना कि भाई यहाँ से कोई मिसाइल आ रही है, तो वो उनका जो आयरन डोम सिस्टम है वो उसको इंटरसेप्ट करता है, पहचान लेता है कि भाई मिसाइल आ रही है, और बदले में अपने डिफेंस सिस्टम से एक मिसाइल छोड़ता है, छोटी सी, इसको आसमान में ही उड़ा के वहीं ध्वस्त कर देता है। ये पहली बार सी डोम का इस्तेमाल किया गया था जब इलाट, जो उनका एक इलाका, यहाँ पर रॉकेट्स आए थे। तो ये शिप माउंटेड डिफेंस सिस्टम है, इसको आप शिप के ऊपर भी लगा सकते हो, लैंड बेस भी है। तो ये इलाट में लगाया गया था। ये एक नेवल वर्जन है, यानी आयरन डोम नॉर्मली हमें पता होता है, आयरन डोम मतलब वही इनका एयर डिफेंस सिस्टम। तो इसका अगर शिप पर आप लगा दो, नेवल बेस सिस्टम बना दो, तो उसका नाम बनाता है सी डोम सिस्टम। सी डोम सिस्टम न्यूज़ में आने से खास बात यह है कि भविष्य में जैसे रेड सी में अभी हौती रिवर्स बहुत सारे रॉकेट्स फायर कर रहे थे शिप्स के ऊपर, तो वहाँ पर ऐसा कुछ यूज़ किया जा सकता है। तो सी डोम क्या है? ये एक नेवल डिफेंस सिस्टम है इजराइल का ही, जैसे कि आपका आयरन डोम होता है। आयरन डोम एक लैंड बेस्ड डिफेंस सिस्टम है, सी डोम उसका नेवल बेस्ड डिफेंस सिस्टम है। अगला आर्टिकल है रशिया से। अब यूक्रेन में एक इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर प्लांट था, ज़पोरिज़िया न्यूक्लियर रिएक्टर। अब इसको अटैक कंट्रोल कर लिया है रशिया ने। पहले इसके ऊपर ड्रोन अटैक हुए थे, आपको पता है यूक्रेन में ही बरसों पहले जो न्यूक्लियर एक्सीडेंट हुआ था वो हुआ था चार्बोनिल। तो यहाँ पर दूसरा अब जो न्यूक्लियर रिएक्टर है इसके ऊपर अब ड्रोन अटैक्स में, जिसको देखकर यूएन ने कहा, पूरे सब ने कहा कि भाई ये तो बहुत खतरनाक है। ईरान ने जो अटैक किए, ईरान में खुद का एक न्यूक्लियर प्लांट था, उसके ऊपर इजराइल अटैक कभी नहीं कर पाया, क्योंकि उसको सबने मना किया था कि अगर ऐसा कुछ होता है तो बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है। यहाँ पर रशिया और यूक्रेन के युद्ध में लगातार अटैक हो रहे हैं, और इसीलिए अब इस चीज़ के ऊपर अटैक होने के बाद IAEA ने कहा है कि ये बहुत गलत है। हमने हाल ही में पिछले हफ्ते भी देखा था IAEA के बारे में क्या करती है ये, तो सेफ्टी, सिक्योरिटी और किस तरह जो न्यूक्लियर एनर्जी है उसका इस्तेमाल होगा ये देखने का काम करती है। तो यूरोप में अगर ऐसा कुछ एक्सीडेंट होता है तो बहुत बड़ा तबाही मच सकती है। इसी को देखते हुए बोथ रशिया और यूक्रेन ने कहा कि हमने अटैक नहीं किया, लेकिन ज़पोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट के ऊपर जो अटैक हुआ है ये कहाँ लोकेटेड है, किस देश में स्थित है, ये आपको पता होना चाहिए। आई होप आपको ये पता लग गया होगा और ये एरिया कहाँ है ये समझ आ गई होगी। तो ऑलरेडी बहुत सारे जो चेर्नोबिल है, जहाँ पर सबसे बड़ा अटैक हुआ था, अटैक कह रहा हूँ, लीकेज हुई थी, बहुत तबाही मची थी, जिससे काफ़ी सारे लोग मारे गए थे। उसके बाद ज़पोरिज़िया में अगर कुछ ऐसा होता है तो और एक खतरनाक तबाही दुनिया में मच सकती है। तो चेर्नोबिल, ज़पोरिज़िया, रिवनो और क्लाइमेटनुस्की, ये सारे कहाँ पर हैं? यूक्रेन में है। तो ये नाम याद रखिए, जैसे हमसे पहले लोकेशन से पूछे गए मैरियोपोल कहाँ पर है या क्रीमिया कहाँ पर, उसी तरह आपसे ज़पोरिज़िया, क्लेमेंस्की और चेर्नोबिल के बारे में पूछा जा सकता है, जो इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं जो अभी यूक्रेन में रन कर रहे हैं, और उनमें से इसके ज़पोरिज़िया के ऊपर तो कब्जा हो चुका है रशिया का। ठीक है, तो ये बोत्सवाना वाला न्यूज़ हम पहले ही कवर कर चुके हैं। तो ये बात हो गई न्यूक्लियर प्लांट की। कहाँ के आप दुनिया की चौथी सबसे बड़ी लेक इतनी ज़्यादा शिकार हुई क्लाइमेट चेंज का कि आज वहाँ पर एक डेजर्ट बनता जा रहा है। क्या नाम है उस लेक का, आपको पता है? कौन सा आइस शेल्फ है जिसके गिरने की वजह से, जिसकी साइज़ फ्रांस की जितनी है, और जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज पे बहुत बड़ा प्रभाव हो सकता है और कई देश तक डूब सकते हैं? इन सब को जानेंगे आज के सेशन में। वेलकम टू PW Only IAS प्लेसेस इन न्यूज़। और आइए डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट जगहों को जो इस हफ्ते न्यूज़ में रही। तो आपको करना क्या है, जगहों के बारे में जानना है और दोबारा आकर मैप पे उसको आइडेंटिफाई करना है। चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन। पहले एक दो देखते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ग्लोबल अलायंस फॉर इंसिनरेटर अल्टरनेटिव्स
के रेफरेंस में आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए। पहला स्टेटमेंट है इट्स एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा, इट एडवोकेट्स फॉर बैनिंग पेस्टिसाइड एंड इंडस्ट्रियल केमिकल दैट हैव बीन सीवियरली रिस्ट्रिक्टेड फॉर हेल्थ एंड एनवायरमेंटल रीजंस। ओनली मेंबर नेशंस ऑफ यूएन जनरल असेंबलीज आर अलाउड टू बी एसोसिएटेड विद जीआईए। इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट हैं? ओनली वन, ओनली टू, ऑल थ्री या नन। अब ध्यान रखिए इसका नाम क्या है, ग्लोबल अलायंस फॉर इंसिनरेटर अल्टरनेटिव्स। इंसिनरेशन मतलब क्या होता है? जलाना। तो क्या आपको लगता है क्या इसका सही आंसर होगा? क्या यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के मेंबरशिप्स का कोई संबंध होगा? आपको सेंस क्या लग रही है? अपने आंसर कमेंट सेक्शन में बताइए। इस बॉडी के बारे में हम डिस्कस करेंगे, क्या है ये ऑर्गेनाइजेशन। अगला क्वेश्चन, कुछ वॉल्केनोज के बारे में और उनकी लोकेशंस के बारे में। आप मुझे बताइए कि आपको सही लोकेशंस पता है? माउंट रोआंग की, माउंट एरेबस की, माउंट लोआ की। इनमें से कौन सी सही लोकेशन है? क्या लोआ हवाई में है, एरेबस चिले में है और रोआंग फिलीपींस में है, या कोई इनमें से इंडोनेशिया में भी है? बताइए अपने आंसर्स कमेंट सेक्शन में। और आइए अब हम शुरू करते हैं डिस्कशन पहले टॉपिक के साथ, जो है एशियाटिक वाइल्ड डॉग के बीच में एक बीमारी का जो है मांगे, और ये कहाँ फैली है? तो मधुमलय में। तो पहला सवाल मेरा आपसे होगा कि मधुमलय कहाँ लोकेटेड है? कैन यू टेल मी विच प्लेस इट इज़? अगर आप अभी मैं आपसे पूछूं क्या ये कर्नाटका में है, तमिलनाडु में है, या कहीं एक जगह है, किस जगह पर होगा? पहली बात तो ये जिस लोकेशंस पर है वहाँ नीलगिरीज का रीजन है वो, और ये रीजन असल में बिल्कुल तमिलनाडु कर्नाटका के बॉर्डर के आसपास है। ठीक है, तमिलनाडु, कर्नाटका, केरल, इनके बॉर्डर का रीजन है ये, और यहाँ पर है मुदुमलाई फॉरेस्ट। तो ये लोकेशन न्यूज़ में थी तो हमने डिस्कस की। कहाँ पर है? बिल्कुल साउथ इंडिया में, वेस्टर्न घाट, जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव टू एनवायरमेंटल चेंज है, वहाँ पर लोकेटेड है। कहाँ प्लेस्ड है ये हमने समझा। अगला आर्टिकल बात करेगा ग्लोबल अलायंस फॉर इंसिनरेटर अल्टरनेटिव्स के बारे में। इंसिनरेट मतलब करना होता है किसी चीज़ को जलाना। हमारे आसपास जब हमें कचरा या कूड़ा कहीं मिलता है, हम क्या करते हैं? हम अक्सर उनको आग लगा देते हैं, और उसमें बहुत बड़ी मात्रा में प्लास्टिक्स होते हैं। प्लास्टिक्स में आग लगाने की वजह से कई जहरीली गैसेस हवा में मिल जाती है। उसे रोकने के लिए एक ग्लोबल अलायंस बनाया गया फॉर इंसिनरेटर अल्टरनेटिव्स, जिसमें कि हम कोशिश कर रहे हैं कि प्लास्टिक को मैनेज करना और उसको ऐसे खुले में नहीं जलाया जाए। ये असल में ऐसी कोई ग्लोबल इंटर गवर्नमेंटल बॉडी नहीं है कि सभी देशों की सरकारों की कोई बॉडी है या इसमें आने के लिए आपको जनरल असेंबली का मेंबर होना चाहिए। बिल्कुल ऐसा नहीं है। इसमें कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी ग्रुप पार्ट बन सकता है। तो ये असल में उन्होंने हाल में बोला कि आसियान को कि भाई आप एक्शन लीजिए प्लास्टिक पोल्यूशन को कम करने के लिए। आसियान क्या है? आसियान साउथ ईस्ट एशिया के 10 देशों का समूह है। क्या नाम है उनका? CLMVT, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, वियतनाम, थाईलैंड, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस एंड ब्रूनी। ये 10 देश हैं जिनका समूह है आसियान, और अभी इसमें ईस्ट तिमोर भी शामिल होने वाला है। तो इन 10 देशों के समूह को, जो समूह आसियान कहलाता है, को कहा गया कि आप प्लास्टिक पोल्यूशन के खिलाफ कुछ एक्शन लीजिए। और इन्होंने कहना है कि जो प्लास्टिक ओपन में जलता है उसको जलाना हाई टेम्परेचर पे, जिससे बहुत सारा नुकसान हो सकता है, उसको रोकने की कोशिश करना। GAIA का कहना है कि हमें ऐसी पॉलिसीज, ऐसी प्रैक्टिसेस करनी चाहिए जिसमें कि वेस्ट का रिडक्शन हो, हम रीयूज़ करें, रिसाइकल करें और कंपोस्टिंग करें। इंसिनरेशन करने के दौरान काफ़ी सारी गैसेस प्रोड्यूस होती हैं या कई तरह के ऐसे कंटामिनेंट्स बनते हैं जिससे सॉइल पोल्यूशन हो सकता है। तो उसको रोकने के लिए बॉडी है। तो इसका कोई भी संबंध जनरल असेंबली से नहीं है। 800 मेंबर्स में ऑर्गेनाइजेशन है, 90 से ज़्यादा कंट्रीज़ हैं। तो इसको हम नहीं कह सकते कि इंटर गवर्नमेंटल है। तो ये हो गई गाया की बात, क्या है, किस चीज़ से संबंधित है। और एक अल्टरनेटिव की बात करता है, नाम से हमें पता लग रहा है। तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा जो लोकेशन है वो आपके क्वेश्चन से संबंधित है। वेयर इज माउंट रोआंग? माउंट रोआंग, हाल ही में वहाँ पर एक बहुत बड़ा वॉल्केनिक इरप्शन हुआ जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा सल्फर डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में आ गया। तो ये जगह है कहाँ? तो इंडोनेशिया में। यहाँ पर है माउंट रोआंग। माउंट रोआंग ऑब्वियसली इंडोनेशिया में, तो इंडोनेशिया भी आसियान का मेंबर है, मलेशिया भी, थाईलैंड भी, फिलीपींस भी, हमने पढ़ा ही था। तो माउंट रोआंग का नाम आते ही आपको याद होना चाहिए कहाँ पर है? इंडोनेशिया में। तो जो क्वेश्चन पूछा गया था किस लोकेशन पर है, तो ये है इंडोनेशिया में। इसके अलावा और देखें तो एक क्वेश्चन और पूछा गया, उसी में ऑप्शन था वेयर इज माउंट एरेबस। तो माउंट एरेबस दुनिया से दूर अंटार्कटिका में है, न्यूजीलैंड के नीचे। और न्यूजीलैंड की एक फ्लाइट वहाँ पे क्रैश हुई थी बहुत पहले, तो बहुत बड़ी न्यूज़ बनी थी, माउंट एरेबस में वो कोलैप्स किया था। और माउंट एरेबस के पास में है रॉस आइलैंड, जिसके आसपास है रॉस आइस शेल्फ। रिसेंटली इसका एक बहुत बड़ा टुकड़ा जाके अंटार्कटिका के ओशन में गिर गया, जो कि फ्रांस की साइज़ का था। अब इतनी बड़े टुकड़े आइस शेल्फ का समंदर में गिरने का मतलब होता है, हो सकता है कि पानी और ज़रा बढ़ जाए। अगर भविष्य में और पूरा रॉस आइलैंड ही कभी पिघल के गिर गया, समंदर में मिल गया, तो वाटर लेवल अगर राइज करेगा तो इंडोनेशिया जैसे देश जिनकी राजधानी जकार्ता से उन्होंने शिफ्ट कर ली, क्योंकि यहाँ पर
प्रॉब्लम ये है कि ये शायद समंदर के अंदर आ सकता है। अगर पानी का लेवल बढ़ा तो सिर्फ जकार्ता ही नहीं, मुंबई, मालदीव से कई इलाके हैं जो पूरी तरह से डूब जाएंगे। तो उसको ध्यान में रखते हुए हमें याद रखना है कि रॉस कहाँ पर है, रॉस सी कहाँ पर है, रॉस आइस शेल्फ कहाँ पर है, रॉस आइलैंड कहाँ पर है। तो ये अंटार्कटिका में है, एक मेजर आइस शेल्फ है। ये धीरे धीरे पिघलती है तो समुद्र में पानी इनसे ऐड होता है। लेकिन इतना बड़ा टुकड़ा अचानक से गिर जाना तो इससे होगा क्या? अब देखिए, इतना बड़ा अगर आइस का शेल्फ है ना कहीं गिरा हुआ, तो ये बहुत सारा एल्बिडो इफेक्ट भी क्रिएट करता है। यानी अगर सन की किरणें यहाँ पर गिरती हैं तो रिफ्लेक्ट होकर बाहर जाती हैं, जिससे हमारा जो एरिया है वो गर्म नहीं होता। अब अगर इतनी बड़ी मात्रा में एक आइस शेल्फ टूट के नीचे गिर जाए और कुछ पानी के अंदर आ जाएगा, तो जो वाइट कवर है ये तो कम हो गया। तो यानी जितनी सनलाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर बाहर जाती थी वो अब जाएगी नहीं, और वो सीधा सीधा आके पानी पे आएंगी, जिससे कि वो ओशन गर्म होगा। जब ये ओशन गर्म होगा तो जो टुकड़ा नीचे गिरा है वो गर्म पानी और सनरेज में आके वैसे ही पिघलेगा, और क्योंकि अब एल्बिडो भी कम हो रहा है तो यहाँ गर्मी बढ़ेगी। इसका मतलब जो टुकड़ा गिरा वो भी पिघलेगा पानी में, प्लस क्योंकि अब वो टूट के गिर चुका है, और जो इतना बड़ा वाटर बॉडी था, ये जो एक आइस की बॉडी थी जो सनलाइट को रिफ्लेक्ट करती थी, जिसकी वजह से यहाँ पे गर्मी ज़्यादा नहीं रहती थी, अब वो नहीं रहा। तो जो टुकड़ा बच गया होगा उस पर भी गर्मी ज़्यादा होगी, तो वो भी पिघलेगा तेज़ी से, और इन सब की वजह से बहुत ज़्यादा वार्मिंग होगी और ज़्यादा बर्फ़ पिघलेगी, समंदर का लेवल बढ़ सकता है। और ये बहुत बड़ा खतरनाक एक चीज़ है जिसकी हम कोशिश कर रहे हैं कि सी लेवल को किसी तरह राइज करने से रोकना है। तो ये कहानी है किस जगह की? रॉस आइस शेल्फ की। यहाँ पर है वो, और रॉस सी हम देख रहे हैं यहाँ पर, और यहीं पर है माउंट एरेबस, और इसके पास है बकल आइलैंड, और ठीक इसके उल्टी साइड है पेंगुइन आइलैंड और रिसेप्शन आइलैंड, जो कि वेडल सी के पास है। वेडल सी और रॉस सी, दो चीज़ आपको याद होनी चाहिए, बिल्कुल अंटार्कटिका के दोनों कोने पर है। बहुत इंपॉर्टेंट जो उसके वॉल्केनोज है वो है माउंट एरेबस, साउथ पोल ओएसिस को हम कहते हैं। मेरा आपसे एक सवाल है, साउथ पोल पे हमें क्या मिलते हैं, पोलर बियर्स या पेंगुइन? आपको बताऊंगा, साउथ पोल और नॉर्थ पोल दोनों पोल में पेंगुइन और पोलर बियर है, तो ये कभी आपस में नहीं मिलते, क्योंकि जहाँ पेंगुइन है वहाँ पोलर बियर नहीं है, जहाँ पोलर बियर है वहाँ पेंगुइन नहीं है। आप मुझे बताइए सही आंसर क्या है। आई होप आपको पता लग गया होगा कि अब माउंट एरेबस कहाँ पर है, ठीक है, और रॉस सी क्या है, रॉस आइस शेल्फ क्या है, और इंडोनेशिया में हमारा माउंट रुआंग है जहाँ पर एक वॉल्केनो इरप्ट हुआ रिसेंटली, खतरनाक सा। तीसरा था लाओ। लाओ कहाँ पर है? लाओ असल में हवाई में है। माउंट लाओ, माउना लाओ या माउंट लाओ से कहते हैं, हवाई में है। हवाई यूएसए का ही पार्ट है, पैसिफिक ओशन में पड़ता है ये द्वीप, और यहाँ भी अक्सर वॉल्केनिक इरप्शन और अर्थक्वेक्स हम देखते हैं। तो आई होप आपको तीनों लोकेशन से पता लग गए होंगे कहाँ कहाँ पर है। पहला रॉस आइस शेल्फ बहुत ज़्यादा पिघल रहा है, दूसरा माउंट एरेबस, वॉल्केनिक इरप्शन वहाँ कभी कभी होता है। माउंट एरेबस के अलावा माउंट रुआंग जो इंडोनेशिया में, उसको लेकर भी न्यूज़ लगातार बनी हुई थी। माउंट लाओ विच इज़ इन विच प्लेस? हवाई, ठीक है। अब ये रहा रॉस आइस शेल्फ, साउथ पोल के जस्ट नीचे यहीं रॉस सी है, यहाँ वेडल सी है, और यहाँ बर्कन आइलैंड है। यहाँ पे रॉन आइस शेल्फ है। तो दो बहुत बड़े आइस शेल्फ है, रॉन आइस शेल्फ और रॉस आइस शेल्फ, दोनों अंटार्कटिका में। इसको आर्कटिक के साथ कंफ्यूज नहीं करना है। तो ये आप याद रखिए, रॉस आइस शेल्फ और रॉन आइस शेल्फ कहाँ कहाँ पर है अंटार्कटिका के पास। जो साउथ पोल है, क्या यहाँ पर पोलर बेयर मिलते हैं या पेंगुइन मिलते हैं? अपने कमेंट सेक्शन में मुझे आप बताइए। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं पिन कोड MH1718 के बारे में। आप सोचेंगे भैया महाराष्ट्र का कोई पिन कोड होगा? नहीं, असल में इंडिया का एक पोस्ट ऑफिस खोला है अंटार्कटिका में, क्योंकि हमारे दो रिसर्च बेसिस हैं अभी अंटार्कटिका में, मैत्री और भारती, दोनों लगभग 3000 किलोमीटर दूर हैं। तो ये दोनों आते हैं किसके अंदर? गोवा पोस्टल डिवीजन के अंदर। ये वो पता है उसका MH1718। यानी इंडिया जब पहले अंटार्कटिका पहुंचा तो इंडिया ने पहला पोस्ट ऑफिस खोला था दक्षिण गंगोत्री में। इंडिया का पहला साइंटिफिक बेस बनाया था अंटार्कटिका में, दक्षिण गंगोत्री। अब उसके बाद वहाँ पर उस समय में लगभग 10,000 लेटर मेल डिलीवर हुए और कैंसिल भी हुए इस हिस्टोरिक पोस्ट ऑफिस पे। एक यूनिक एक्सपेरिमेंट था इंडिया कोस्टल फेटर्निटी के लिए। दक्षिण गंगोत्री 1988-89 में समंदर में समा गया था। उसके बाद इंडिया ने दूसरा अपना स्टेशन मैत्री खोला वहाँ पर, और अभी मैत्री और भारती दोनों ही अंटार्कटिका में हैं। अब अगर आपसे पूछूं कि भाई ये कहाँ पर है अंटार्कटिका में, क्या ये रॉस आइस शेल्फ के पास है या उससे दूर है? तो यही बात है, यहाँ है रॉस आइस शेल्फ जो आपको दिख रहा है, दूसरी तरफ है आपको रॉन आइस शेल्फ, ठीक है। इधर रॉस सी है, इधर वेडल सी है। हमारे जो स्टेशन हैं वो यहाँ है बिल्कुल अपोजिट ऑफ रॉन आइस शेल विच इज़ भारती, और ठीक अपोजिट ऑफ रॉस आइस शेल इज़ मैत्री। ये दोनों जगह पर है। तो जो इंपॉर्टेंट लोकेशन हमें पता होनी चाहिए कहाँ पर है, किस जगह लोकेटेड है, ये हमने देख लिया। तो मैत्री और भारती बोथ आर एट वेयर? अंटार्कटिका। इसको आर्कटिक के साथ कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अफ्रीका के। अफ्रीका में एक देश है जिम्बाब्वे,
कुछ लोग क्रिकेट फॉलो करते हैं, उनको पक्का पता होगा इसके बारे में। काफ़ी स्ट्रॉन्ग टीम एक टाइम में हुआ करती थी। अब यहाँ पर एल नीनो की वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से एल नीनो बढ़ा और एल नीनो ज़्यादा होने की वजह से ड्राउट की सिचुएशन आ गई है। तो इसकी वजह से जो यहाँ का डैम है उसने बिजली प्रोड्यूस करना कम कर दिया है पानी की कमी की वजह से। उस डैम का नाम है करीबा डैम, और यहीं पर एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक है, लेक करीबा। असल में युगांडा के आसपास का रीजन जो अफ्रीका का है, वहाँ पर कई सारी ग्रेट लेक्स ऑफ अफ्रीका है। तो यहाँ जिम्बाब्वे और जाम्बिया 2 देश हैं, दोनों में एक बहुत इंपॉर्टेंट रिवर बहती है, जाम्बेजी रिवर। तो उसी पानी का सदुपयोग करने के लिए लेक करीबा के आसपास जो एक ह्यूमन मेड लेक थी, उसके पास एक करीबा डैम बनाया गया जो इन दोनों देशों को बिजली प्रोवाइड करता है। अब यहाँ पे इतना ज़्यादा सूखा पड़ गया कि वहाँ पर अब बिजली नहीं है, पावर जनरेशन नहीं हो पा रहा है। तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि एल नीनो की वजह से यहाँ पर बारिश ही नहीं हुई। अब जब हम देखें उस लोकेशन को, तो ये थी लेक करीबा, और रिवर कौन सी है? रिवर जाम्बेजी। एक रिवर यहाँ चोबे रिवर भी है, चोबे और जाम्बेजी, और यहाँ पर है आपका लेक करीबा। किस जगह पर है? जिम्बाब्वे में। यहाँ आप देख रहे हैं पास में विक्टोरिया फॉल्स हैं, काफ़ी फेमस। चोबे नेशनल पार्क भी यहाँ पर है। तो ये आपको याद रखना है कि बोट्सवाना से ऊपर जिम्बाब्वे है, उससे ऊपर जाम्बिया है और जाम्बेजी रिवर है, और यहीं पर है कोबे रिवर या चोबे रिवर इसे कह सकते हैं, प्लस लेक करीबा यहीं पर है, जहाँ पर लेक करीबा अब बिल्कुल सूख रही है। और यहाँ तक कि पावर प्लांट में बिजली बनाने के लायक भी कैपेसिटी अभी नहीं है पानी की कमी की वजह से। यहाँ जो और ग्रेट लेक्स हैं, अगर हम उसको देखें तो ऊपर से स्टार्ट करते हैं। लेक एल्बर्ट, पहले लेक एल्बर्ट आइंस्टाइन, फिर एक एडवर्ड, फिर कीवू, फिर तंगानिका, और आपका फिर मलावी और विक्टोरिया मेजर आपकी लेक से एक है। इसके अलावा यहाँ जो एक छोटी सी लेक देख रहे हैं कोंगो में, और इस लेक को आप कैसे कहेंगे, क्या नाम है इसका? इसका नाम है लेक माउरियो। यहाँ है लेक मालावी, मालावी देश का भी नाम है मालावी, और इसके बीच में यहाँ एक और लेक है विच इज़ लेक रुकवा, लेक मालावी, लेक म्यूरू, लेक तंगनिका, लेक कीवू, लेक एडवर्ड, लेक एल्बर्ट, और यहाँ आपका लेक विक्टोरिया। तो ये मेजर लेक्स है। यहाँ पर ऊपर अगर देखो लेक टुर्काना यहाँ पर है। तो ये इंपॉर्टेंट मेजर लेक्स हैं जो अफ्रीका में है। अब अगर आप ना इधर से देखो तो यहीं से शुरू हो जाओ। एल्बर्ट आइंस्टाइन आपको याद रहेगा, तो ऊपर एल्बर्ट है, फिर एडवर्ड है, फिर कीवू है। तो एक तरह की लेक आप कह लो, एल्बर्ट, एडवर्ड, कीवू, फिर आप कहाँ पे? तंगानिका। ये एक लाइन में लेक्स आ गए, बीच में बड़ी सी लेक विक्टोरिया है, ऊपर आपकी तुर्काना है, नीचे रुकवा लो लेक को, इधर म्यूरो लेक को, और इधर लेक मालावी। तो ये आपकी इंपॉर्टेंट लेक्स है जो इस रीजन में है। तो ये रीजन लेक्स के लिए जाना जाता है, और ग्रेट लेक्स की जो स्थिति हो चुकी है वो बताती है कि क्लाइमेट चेंज कितना ज़्यादा खतरनाक हो चुका है। तो मेरा आपसे सवाल है, लेक मलावी के नीचे भी क्या कोई लेक है? यहाँ जो है ये क्या है? जाम्बिया के ठीक बाउंड्री में। तो देखिए, मैंने इसलिए एक ऐसा इमेज लगाई थी जहाँ हम खुद से लिख पाएँ। तो ये लेक करीबा, लेक यहाँ पर चिले का है, इधर एक लेक है विच इज़ लेक चिलिका। करीबा, चिलिका, रुकवा, म्यूरू, तंगनिका, कीवू, एडवर्ड, एल्बर्ट, विक्टोरिया और तुर्काना, ये आपकी इंपॉर्टेंट लेक्स हैं जो आपको याद होनी चाहिए। कहाँ पर है? अफ्रीका की ग्रेट लेक्स है। इसके अलावा अमेरिका में 6 लेक्स हैं। तो ये तो हमने देख लिया, इनकी स्थिति भी खराब हो रही है। अभी हमने देखा कि जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच जो जाम्बेजी नदी बहती है, वहाँ पर लेक करीबा है, और करीबा की हालत थोड़ी अभी खस्ता हाल है। वहाँ पर डैम में बिजली बनाने के लिए भी पानी उपलब्ध नहीं है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ऐसी और क्लाइमेट चेंज के प्रभाव की जो बहुत ज़्यादा हो रहा है। यहाँ आपको नाव दिख रही हैं। आप सोचो कि इस रेगिस्तान में कहाँ नाव घूम रही है? क्या रेगिस्तान में नाव चलती है? नहीं। तो ये असल में दुनिया के टाइम में 4थी सबसे बड़ी लेक हुआ करती थी, और आज ये समंदर बनती जा रही है। हम बात कर रहे हैं अरलकुम डेजर्ट की, जो लेक एरल के आसपास बनता जा रहा है। एरल सी एक बहुत बड़ी लेक हुआ करती थी, जो कभी इतनी बड़ी हुआ करती थी। ये उज़्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के बीच में है। तो अरल सी जो लेक के बदले में समंदर कहा जाता था, इतना बड़ा उसके अंदर वाटर का वॉल्यूम था, ये इस कदर छोटा होता चला गया, पानी कम होता चला गया, डेजर्टिफिकेशन बढ़ता गया क्लाइमेट चेंज की वजह से। आज ये सिर्फ एक टुकड़ा भर रह गया, और यहाँ बन गया है एक अरलकुम डेजर्ट, जो पूरा का पूरा, यहाँ देखिए तो अरल सी हुआ करता था, विच इज़ बिटवीन, इट इज़ कॉल्ड एज यूके, उज़्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के बीच में ये बाउंड्री पे पड़ता था ये लेक, जो बहुत बुरी स्थिति में है, और यहीं पर बन गया है अरलकुम डेजर्ट। अगेन शोइंग अस
अ लॉट ऑफ क्लाइमेट चेंज। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके अलावा 2 और ऐसी लेक्स हैं इस रीजन में जिनका हालत बहुत ख़राब हो चुकी है। लेकिन अरल सी पहले बना कैसे था, तो आमू दरिया और सियार दरिया 2 नदियाँ हैं जिनके मिलने की वजह से ये बना था ये लेक, और बाद में अब ये लेक सूखती ही जा रही है। इसके अलावा 2 ऐसी लेक्स जहाँ पे बहुत बुरी हालत हो गई है, वो है लेक उर्मिया और लेक हमौन। लेक उर्मिया को अगर आप देखें तो ये यहाँ बिल्कुल ईरान और टर्की के पास वाले आसपास में है, ये है लेक उर्मिया। और लेक हमून की अगर मैं बात करूँ तो बिल्कुल आपको लेक हमून अफगानिस्तान के पास मिलेगा। हमून ईरान अफगानिस्तान के बॉर्डर पे, हमून इधर है कहीं, सॉरी हमून यहाँ पर है, और ये आपका उर्मिया है। 2 मेजर लेक्स अगेन विच आर ड्राइंग आउट। हेलमंड रिवर यहाँ बहती है जिसको पानी देती थी, हेलमंड रिवर अफगानिस्तान से आती है और यहाँ पर कजाकी डैम बना हुआ है। और इन दोनों लेक्स की हालत बिल्कुल अरल सी की तरह ही हो गई है, जो सूखती ही जा रही है। तो ये इंपॉर्टेंट है, न्यूज़ में है तो आपको पता होना चाहिए कहाँ पर लोकेटेड है, किस जगह पर है। तो अब देखिए, यह है लेक उर्मिया, और आप बिल्कुल अफगानिस्तान के पास पहुँचेंगे तो लेक हमून मिलेगी, जो हेलमंड से जहाँ जिसका पानी मिलता था। तो इन जगहों की जो स्थिति है वो बद से बदतर है। यहाँ देखिए, ये रहा कैस्पियन सी, ठीक है, ये रहा अरल सी, कैस्पियन सी, ठीक है, यहीं पर है आपका लेक उर्मिया, और यहाँ पर है आपका लेक हमून। पहले इस मैप में मुझे बताइए कि अभी जो मुद्दा सबसे बड़ा है वो है ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट। ये क्यों हो रहा है, ये समझने से पहले ये कहाँ हो रहा है ये जानना इम्पॉर्टेंट है। तो ये जो पूरा रीजन है, जो वेस्ट एशिया जिसे हम कहते हैं, सारी ये जंग चल रही है, ड्रोन अटैक्स हो रहे हैं। इसके पीछे वजह क्या है, तो एक कल्चरल और एक पॉलिटिकल और एक रिलीजियस आर्ग्यूमेंट भी है। रिलीजियस आर्ग्यूमेंट क्या है, तो याद रखिए, हम अक्सर जानते हैं कि यहाँ पर ईरान और इजराइल के विवाद में, कि एक विवाद यह है कि ईरान एक मुस्लिम कंट्री है, इजराइल एक ज्यूइश कंट्री है, यानी एक यहूदी कंट्री है। लेकिन इसके अलावा और एक डिटेल बात यह है कि ईरान हमेशा शिया लीडर की तरह अपने आप को देखती है। इस्लाम में 2 सेक्ट होते हैं, सुन्नी और शिया। ईरान अपने आप को शिया सेक्ट का लीडर देखती है, और जहाँ भी शिया पॉपुलेशन है उनको सपोर्ट करती है। और अगर कहीं शिया पॉपुलेशन है और वहाँ गवर्नमेंट किसी सुन्नी लीडर की है, तो उसके खिलाफ मिलिशियाज यानी मिलिट्री खड़ी करके उसके खिलाफ जंग अगर कोई कर रहा होता तो ईरान उसको सीधा सीधा सपोर्ट करता है। इसीलिए ईरान के दुनिया भर में बहुत सारे प्रॉक्सी मिलिशियाज हैं, यानी ऐसी मिलिशियाज, ऐसे ग्रुप्स जिनको इनडायरेक्टली ईरान सपोर्ट करता है। क्यों सपोर्ट करता है, क्योंकि या तो वहाँ शिया मुस्लिम पॉपुलेशन है जिसके ऊपर या तो सुन्नी मुस्लिम रूल कर रहे हैं या जो कोई और लीडरशिप रूल कर रही है। तो शिया मुस्लिम्स को सपोर्ट करने के लिए हमेशा ईरान खड़ा रहता है दुनिया के किसी भी कोने में। इसलिए आपको देखिएगा कई जगह ईरान अपनी मिलिशियाज के थ्रू या फंडिंग करेगा, या अपनी आर्मी, अपनी खुफिया तंत्र के थ्रू उनकी मदद करता है। ये एक बेसिक बैकग्राउंड है जो समझना ज़रूरी है। और ठीक इसका उल्टा दूसरा काम करता है सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया सुन्नी मुस्लिम्स की बात करता है, सुन्नी मुस्लिम्स के हक की बात करता है, और ईरान शिया मुस्लिम्स की बात करता है। तो ईरान अपने आप को लीडर समझता है शिया मुस्लिम्स का भी और इन जनरल मुस्लिम्स का भी। तो ये बेसिक बैकग्राउंड याद रखिए, इससे आपको काफ़ी चीज़ें आसानी से समझ आएंगी आगे। तो चलिए अब डिस्कशन शुरू करते हैं। पहला मेरा आपसे एक सवाल है, इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन मेघदूत लॉन्च किया था, इसमें क्या सही है? 2 ऑप्शन है आपके पास। इट वॉज लॉन्च इन 1949 टू कैप्चर सियाचिन। इट प्रीएम्प्टेड पाकिस्तान इम्पेंडिंग ऑपरेशन अबदील। कितने सही ऑप्शन है इसमें से? इसमें से केवल एक ऑप्शन सही है, आपको मुझे बताना है एक ऑप्शन गलत है, क्यों गलत है। तो ऑपरेशन मेघदूत कब हुआ था? पहली बात तो 1949 में तो बिल्कुल नहीं हुआ था। ये किस लिए हुआ था? तो सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर पाकिस्तान की आर्मी अपना ऑपरेशन अबदिल करने वाली, जिसके तहत वो जाकर उसके ऊपर कब्जा कर लेती। इससे पहले इंडियन आर्मी ने अपना ऑपरेशन मेघदूत किया और इस हाइट्स को जाके कैप्चर कर लिया। तो ये वो जगह है जहाँ सियाचिन ग्लेशियर, और इसके ऊपर कौन सा ऑपरेशन हुआ था? ऑपरेशन मेघदूत। और किसके बदले में? पाकिस्तान के ऑपरेशन अबदील के बदले में। अब इसके 40 साल पूरे हो गए हैं। अब आप सोचिए 2024 में किसी ऑपरेशन के 40 साल पूरे हुए, तो 1949 में तो स्टार्ट हुआ ही नहीं होगा। कब स्टार्ट हुआ होगा ये? क्या 1984 में स्टार्ट हुआ होगा? तो बिल्कुल 1984 में असल में ऑपरेशन मेघदूत स्टार्ट किया गया था। तो कहाँ पर सियाचिन ग्लेशियर है? यहाँ पर है। अभी ये भारत के कब्जे में है। इसके ऊपर जो इलाका है इसे कहते हैं शख्सगम वैली। ये वैली असल में पाकिस्तान के कंट्रोल में थी, जो इन्होंने बाद में 1962 वॉर जब इंडिया चाइना के बीच में हुई, उसके बाद पाकिस्तान ने ये चाइना को गिफ्ट कर दी। तो इसके ऊपर आज चाइना का कब्जा है। यह है पीओके पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिसके ऊपर पाकिस्तान का कब्जा है। यह है अक्साई चिन, जिसके ऊपर चाइना का कब्जा है। और ये पूरा इलाका अभी तक
हमारे कंट्रोल में। अब यहाँ पर दो नाम आपको पता होंगे, एक तो सियाचिन ग्लेशियर और दूसरा है NJ9842। क्या है NJ9842? NJ9842 इस लोकेशन को कहते हैं जहाँ से आपकी बाउंड्री खींची हुई है। यहाँ तक पाकिस्तान के साथ हमारा LOC है, लाइन ऑफ कंट्रोल, चाइना के साथ LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, और बीच का ये हिस्सा है NJ9842। ये वो पॉइंट है जहाँ से हमने बाउंड्री खींची है सैल्ट्रो रिज के ऊपर, जो कि आपके सियाचिन ग्लेशियर के पास पड़ता है। तो ये पूरी कहानी है। क्या ऑपरेशन का नाम था, पाकिस्तान का ऑपरेशन कौन सा था, कब ये हुआ ऑपरेशन मेघदूत, और क्यों इंडिया के लिए रेलेवेंट था? क्योंकि देखिए यहाँ कंट्रोल करने के बाद आपको इस पूरे इलाके के ऊपर नज़र रखने का बड़ा अच्छा एक लोकेशन मिल जाता है। स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन रही है और इसके ऊपर अभी तक विवाद बना हुआ है। तो किस जगह की हम बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं सियाचिन ग्लेशियर की। अब इन ग्लेशियर से बाहर निकलते हैं और पहुंचते हैं वेस्ट एशिया, जिसका बैकग्राउंड मैंने आपको बताया, ईरान इजराइल युद्ध के बीच में। अब ये हुआ क्यों और कैसे स्टार्ट हुआ, पहले ये समझिए। देखिए, ईरान इजराइल में हमेशा युद्ध होते रहते हैं, समस्याएं रहती हैं। तो मुख्य लड़ाई की जड़ जो है वो कहाँ से स्टार्ट हुई? अभी रिसेंट जो हुई है। तो ईरान इजराइल में विवाद तो रहता ही है, लेकिन इजराइल के संबंध धीरे धीरे सऊदी अरेबिया के साथ अच्छे हो रहे थे। अगर आपको याद होगा, G20 के दौरान भारत की अध्यक्षता में ही इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर बना था, जिसके अंदर UAE भी था, इजराइल भी था, इंडिया भी था। तो ये दिख रहा था कि इजराइल और सऊदी अरेबिया करीब आ रहे थे। उसके कुछ समय बाद ही हमास ने हमले कर दिए इजराइल के अंदर। हमास के हमले के बाद लगातार उसके ऊपर डायरेक्ट रिटेलिएट किया इजराइल ने, और बहुत नुकसान वहाँ पर जनता को हुआ, लोगों को हुआ और हमास को भी हुआ। लेकिन अभी तक वो जंग चल ही रही है। जब वो जंग चल रही थी हमास और ईरान के बीच में, तब एक और ग्रुप कूदा इसमें, उसका नाम था हाउती रिबल्स। हाउती रिबल्स ने सपोर्ट करना स्टार्ट किया हमास को और कहा हम इसका सपोर्ट करेंगे। और एक और ग्रुप हुआ था हिजबुल्लाह, उसने भी हमास को डायरेक्टली सपोर्ट करना स्टार्ट किया डिस्पाइट ऑफ उनके अटैक, जहां वो अगवा करके लोगों को इजराइल से घसीट के लेके आ गए थे गाजा में। तो ये जो विवाद है, असल में क्यों हिजबुल्लाह और हौतीज ने सपोर्ट किया हमास को, क्या संबंध है इनका? तो असल में हिजबुल्लाह और हौती दो ग्रुप है जिनको सपोर्ट करता है कौन? तो ईरान। अब देखिए मैप से, या देखिए यहाँ पर सीरिया है। सीरिया में जिस व्यक्ति का कंट्रोल है उसका नाम है असद। असद एक शिया है और इसका मतलब इनको कौन सपोर्ट करेगा? ईरान। इराक में बहुत सारी शिया पॉपुलेशन है, इसलिए यहाँ भी ईरान अपने मिलिशियाज के थ्रू कंट्रोल बनाने की कोशिश करता है और ईरान का कंट्रोल ईरान पर तो है ही। तो ये 3 देश ऐसे हैं जहाँ की जो हुकूमत है, जो कंट्रोल है गवर्नमेंट का, वो ईरान के सपोर्टिव है। अब बात है लेबनान की। यहाँ पर शिया, सुन्नी, क्रिश्चियन सभी वर्ग के लोग रहते हैं, इसलिए मिक्स पॉपुलेशन है। तो यहाँ पर शिया मुस्लिम की रूलरशिप नहीं है। तो यहाँ पर सपोर्ट करने के लिए ग्रुप खड़ा कर रखा है ईरान ने, उसका नाम है हिजबुल्लाह। हिजबुल्लाह एक मिलिशिया ऑर्गेनाइजेशन है जो लड़ती है लेबनान में। अब देखिए लेबनान ठीक में हिजबुल्लाह इस रीजन के ऊपर कब्जा करके बैठा हुआ है, जो रीजन ठीक इजराइल के ऊपर है। तो यहाँ बैठा है हिजबुल्लाह। यहाँ नीचे जो आपका यमन है, यहाँ पर इस हिस्से पे कब्जा करके बैठा हुआ है हाउती रिबल्स। ये भी असल में शिया मिलिटेंट ग्रुप है जो लड़ रहे हैं अपनी रूलरशिप के खिलाफ, जिसको सपोर्ट कौन करेगा? यहाँ पर ईरान हाउतीज को सपोर्ट कर रहा है और जो यमन में जिसका गवर्नमेंट कंट्रोल है उसको सऊदी अरेबिया सपोर्ट कर रही है। तो इसलिए आप देखो, तो जैसे ही हमला हुआ हमास और इजराइल के बीच में, तो नीचे ऊपर से हिजबुल्लाह ने सपोर्ट किया था, नीचे यमन ने सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। यानी यहाँ से भी अटैक हो रहे थे और यहाँ ऊपर भी अटैक हो रहे थे हिजबुल्लाह से, यहाँ से भी, लेबनान से भी इजराइल के ऊपर। तो इसीलिए हो रहा था क्योंकि ईरान का सपोर्ट प्राप्त था। अब ये कहानी हमें समझ आ गई कि भाई ईरान का सपोर्ट क्यों मिल रहा है, क्योंकि शिया मिलिशिया पावर्स हैं। अब हुआ क्या? अब रिसेंट बात ये हुई कि इजराइल ने कहा कि भाई बहुत हमले हो रहे हैं, हम नहीं सुनते। इजराइल ने अपने इलाके से बॉम्बिंग स्टार्ट की एयरफील्ड्स के ऊपर। उन्होंने लेबनान के ऊपर भी एयर फायरिंग की और सीरिया की राजधानी डेमस्कस के ऊपर भी फायरिंग की, क्योंकि उन्हें दिख रहा था कि सीरिया में ईरानियन लीडर्स आ रहे हैं और वहाँ की मिलिशिया को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। तो उस फायरिंग में उनकी IRGC, ईरान के एक रेवोल्यूशनरी गार्ड फोर्स क्रॉप्स हैं, यानी जो उनका बाहर का युद्ध वगैरह कुछ है तो वो देखती है, उसके एक मिलिट्री लीडर की मौत हुई। और उस मौत के बाद मतलब वहाँ 6-7 लोग मारे गए थे। अटैक जब डेमस्कस जो सीरिया की राजधानी है वहाँ किया था इजराइल ने, तो वहाँ कई लोगों की जाने गई, जिसमें ईरान के कई मिलिट्री लीडर्स मारे गए। और इस बात के बाद ईरान ने कहा हम बदला ज़रूर लेंगे, और उन्होंने लगभग 300 से भी ज़्यादा अटैक किए हैं अभी इजराइल के ऊपर, मोर देन 300 अटैक्स। अब ये अटैक प्राइमरली किया कहाँ गया? क्या इजराइल के शहर पे किया गया? तो नहीं, ये अटैक किया गया मुख्य रूप से नेवेटिम एयरबेस पर। नेवेटिम एयरबेस कहाँ पर लोकेटेड है पहले जानिए। नेवेटिम एयरबेस यहाँ एक डेजर्ट है, नेगेव डेजर्ट है जो इजराइल में स्थित है। नेगेव डेजर्ट, यहाँ पर इनका एक एयरबेस है जिसका नाम है नेवेटिम एयरबेस। और इस एयरबेस के ऊपर
अभी 300 से ज़्यादा अटैक्स हुए, जिसके अंदर ड्रोन अटैक्स, बैलिस्टिक मिसाइल का अटैक किया गया। तो ये अटैक जब इनके ऊपर हुआ तो ये युद्ध का स्थल बदला। अब पहली बात, इसराइल के ऊपर ये अटैक क्यों हुआ? क्योंकि ईरान का कहना है कि इसराइल ने सीरिया में, जो उनकी राजधानी है डेमस्कस, वहाँ पर इसराइल ने हवाई हमले करके उनके कुछ आर्मी ऑफिशियल्स को मार दिया और इसके बदले में वो अब हमला कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा वो हमला सिर्फ ईरान में नहीं करेंगे, इसराइल में नहीं करेंगे, उसके आसपास जहाँ भी उनके बेसिस है वहाँ पर हमले करेंगे। तो इसमें तो बहुत सारे मिसाइल्स फायर हुए और इसी बात को ध्यान में देखते हुए कई देशों ने इसको इंटरसेप्ट करना शुरू किया। जैसे जॉर्डन, हालांकि ये भी मुस्लिम कंट्री है इसराइल के साथ में, इन्होंने भी बाहर से कोई अटैक आ रहा था, उसको कहा कि भाई ये मिसाइल हमारे इलाके में घुस के हमें भी तबाह कर सकते हैं, उन्हें इंटरसेप्ट करके रोका। ईरान और इसराइल के युद्ध में जॉर्डन थोड़ा बहुत अभी आपको इसराइल के साथ ही दिखाई देगा। वो इसलिए है क्योंकि इसराइल सपोर्ट करता है जॉर्डन को कई मामलों में, तो इसलिए जो पॉलिटिक्स है थोड़ी बदली हुई दिख रही है। तो इस मैप में आपको क्लियर दिख रहा है ये ईरान है। इराक में तो उनका कंट्रोल है ही है कुछ हद तक। सीरिया के गवर्नमेंट जो है असद की, उसको सपोर्ट करते हैं। लेबनान में हेजबुल्ला एक ग्रुप है जिसको वो बैक करते हैं। यमन में हौती ग्रुप को वो बैक करते हैं और इन सब ने मिलकर एक तरह से अटैक खोल रखा है इसराइल के ऊपर। अब आप कहोगे कि क्या जो हमास है वो भी एक शिया ग्रुप है? तो नहीं, हमास असल में मेजरली एक सुन्नी ग्रुप है, लेकिन क्योंकि वो लड़ाई इसराइल के खिलाफ है, यानी यहूदियों या ज्यूज़ के खिलाफ है, तो ईरान हमास को खुलेआम सपोर्ट करता है और ईरान की मिलिट्रीज जो हैं वो उनको डायरेक्टली सपोर्ट प्रोवाइड करती है। तो अभी जो हमले हो रहे हैं उसकी जड़ ये थी कि ईरान ने कहा कि भाई इसराइल ने हमारे मिलिट्री कमांडर्स को मारा, सीरिया में जाके मारा, अब हम नहीं छोड़ेंगे, हम भी इनके जिस बेस से हमारे ऊपर अटैक हुआ वहाँ हमला करेंगे। तो ये हमले शुरू हो चुके हैं, लेकिन जितने भी हमले रॉकेट्स फायर किए गए उन सब को इसराइल ने इंटरसेप्ट कर लिया, यानी पकड़ लिया कहाँ से आ रहे हैं और वहीं आसमान में निस्तो नाबूद कर दिया। तो ये कहानी यहाँ पर अभी चल रही है। ये चीज़ें जैसे जैसे डेवलप होंगी इसके बारे में और बात करेंगे। आपके लिए लोकेशन से न्यूज़, इसराइल को हमने डिटेल में कवर किया है, सारी की सारी लोकेशन, राफा बॉर्डर क्रॉसिंग हो गई, चाहे मेडिटेरेनियन सी के आसपास कौन सी कंट्री है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर मैं आपको कहूँ नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट कौन सी कंट्री आती है, तो लेबनान, सीरिया, इराक, ईरान। तो आपको इस तरह इसको याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस तरह से आप इसको याद करिए ताकि आप बेहतर तरीके से वेस्ट एशिया, इस रीजन की सारी कंट्रीज़ को ढंग से याद कर पाएँ। और इस एयरबेस का नाम क्या था जहाँ से अटैक शुरू हुआ? तो नेवटिम एयरबेस। ठीक है, ये सब कुछ चीज़ें हैं जो आपसे पूछी जा सकती हैं, जो आपको पता होनी चाहिए। अब इतनी ही बात नहीं है, इसी में थोड़ा सा और एक्सपेंड करूँ। जो नाम हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि कहाँ कहाँ पर अटैक्स हुए हैं, कौन कौन से देश इन्वॉल्व हैं। हेजबुल्ला कहाँ पर है? तो लेबनान में है। सीरिया में क्या है भाई? तो असद की गवर्नमेंट है। इराक में मुस्लिम पॉपुलेशन तो है ही है, लेकिन वहाँ पर भी शिया पॉपुलेशन, तो वहाँ भी अटैक देखे गए। तो लगातार आप देख रहे हो यहाँ एक जंग की स्थिति बनी हुई है, खासतौर पे इराक में, जहाँ ईरान का भी दबदबा है और अमेरिका और उनके एलाइज के भी कुछ कुछ बेसिस यहाँ पर बने हुए। तो वहाँ पर लगातार लड़ाई होती रहती है। ईरान गाज़ा में हमास को बैक करता है और पैलेस्टाइन इस्लामिक जिहाद ग्रुप को बैक करता है। यमन में हौती रिबल्स को बैक करता है। लेबनान में हिजबुल्लाह को बैक करता है। तो इस तरह आप देखो तो कई जगह अलग अलग ग्रुप्स को ईरान बैक करता है। उनके नाम आपको याद रखने अभी ज़रूरी है। ये नाम याद रखने के बाद आपको इजीली, आसानी से जो भी कैसे क्वेश्चन आए वो याद रहेंगे। डेमस्कस किसकी राजधानी बताइए ज़रा मुझे? सीरिया की। सीरिया पे भी अटैक इस बीच में हुआ था। तो ये आप समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या कहानी है असल में ईरान की। ईरान में एक इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स है, IRGC। तो एक तो इनकी नॉर्मल आर्मी जैसे इंडियन आर्मी होती है, उसके अलावा IRGC इनका एक ऐसा ग्रुप है जो भाई कहीं पर अगर युद्ध करना पड़ गया, बाहर इस्लाम को खतरा है तो उसको बचाना, तो उसके लिए अलग से उन्होंने एक आर्मी बना रखी है। और उसी में ओवरसीज के लिए एक QD फोर्स बना रखी है जिसके लीडर थे कासिम सुलेमानी, जिनकी मौत हुई थी रिसेंटली, जिसको अमेरिका ने मार कर गिरा दिया था। तो उसके बाद ये पता लगा ईरान बहुत गुस्से में आ गया था। तो ईरान ने अपनी आर्मी अपने देश के लिए अलग बना रखी है, ओवरसीज लड़ाई के लिए अपनी अलग आर्मी बना रखी है, इस्लाम के प्रोटेक्शन के लिए अलग आर्मी बना रखी है। ये डिवीजन ही काफ़ी खतरनाक बनाता है इसराइल को दुनिया भर के मुकाबले। तो ये हमने समझा कि IRGC क्या है, इस्लामिक रेवोल्यूशन गार्ड फोर्स किसका है? तो ईरान का है। कुर्ड आर्मी किसकी है? ईरान की है। कहाँ वो किसको किसको सपोर्ट कर रहे हैं? PIJ को कौन सपोर्ट कर रहा है? हिजबुल्लाह क्या है? हौती रिबल्स क्या, हमने समझा। नेवतिम एयरबेस कहाँ है? ये हमने समझा। इसराइल कहाँ है? जॉर्डन कहाँ है? हमने ये सब कुछ समझ लिया। अब इन सब समझने के बाद आते हैं हाथियों पर। हाथियों की बात क्यों आ गई? क्योंकि बोट्सवाना ने कहा है कि जर्मनी वो 20,000 हाथी भेज देगा। ये क्या बात हुई? तो देखिए, असल में बोट्सवाना एक कंट्री है जो अफ्रीका के बिल्कुल निचले यानी सदर्न रीजन में, साउथ अफ्रीका के ठीक ऊपर पाई जाती है। एक लैंड लॉक कंट्री है बोट्सवाना। विवाद ये हुआ जर्मनी ने क्या किया, अपने एलिफेंट से तो छोड़ो, आप जितने भी उनके ट्रेड हैं, इलीगल ट्रेड अगर होता है किसी हंटिंग, कोई जैसे हाथियों के दांत हो गए या कोई मांस हो गया, कुछ ऐसा जानवर हो गया, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बैन लगा दिया है, सख्त।
इसके खिलाफ बोट्सवाना ने कहा भाई हमारे पास तो यहाँ इतने हाथी पड़े हुए हैं कि हम तो जी ही नहीं पा रहे, तुम्हारे देश में 20,000 हाथी भेज देंगे। तो ये धमकी इसलिए दी गई क्योंकि यहाँ पर इतने ज़्यादा एलिफेंट्स हो चुके हैं कि ओवर पॉपुलेशन हो चुकी है बोट्सवाना में, जिससे वो परेशान है। इसलिए जर्मनी का ये जो लॉ बना उसके खिलाफ वो भड़क गए। तो कहानी इतनी सी है, लेकिन बोट्सवाना कहाँ है, क्या लैंडलॉक कंट्री है, क्या इसकी लोकेशन है, कौन सी इसकी राजधानी से गैब्रोन इसकी राजधानी है, कहाँ पर है, जिम्बाब्वे और नामीबिया के बीच में है, ये लैंडलॉक कंट्री है। तो आपको ये याद होना ज़रूरी है, इसलिए मैंने कहा ये पॉइंट भी देख ही लेते हैं। तो एलिफेंट ट्रेड इन्फॉर्मेशन सिस्टम के तहत जो साइट्स के अंदर आता है उसके अंदर वो देखता है कि भाई कैसा ट्रेड चल रहा है। यहाँ देखें ना तो आपको डार्क में इंडिया और बोट्सवाना ही नजर आएंगे जिनमें 1 लाख से ऊपर पॉपुलेशन है। तो बोट्सवाना छोटी सी कंट्री है, तो इनके लिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है ऐसे हाथियों को मैनेज करने के लिए। इसलिए उन्होंने जर्मनी को धमकी दी कि भाई हम तो आपके घर हाथी भेज देंगे। तो बोट्सवाना कहाँ पर है पता लग गया। जर्मनी मुझे बताइए, आपका होमवर्क है, जर्मनी कहाँ है बताइए मुझे। यूरोप में अगर आपको इस वर्ल्ड मैप पे पूछूं तो कहाँ पर जर्मनी हो गया, इधर जर्मनी है या यहाँ जर्मनी है या कहाँ जर्मनी है। जो मैप हमने पहले डिस्कस किया वहाँ जाइए और उसको पहचानिए। अब एक पॉइंट आता है एक और, इंडिया की ही एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का, सुखना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या लेक, जिसको लेकर कुछ बातें हुई, जहाँ पर एक जो एक्सक्लूसिव जोन की बातें थी उसको लेकर विवाद बढ़ा। जो एक इको सेंसिटिव जोन है इसके आसपास उसको लेकर विवाद हुआ। हरियाणा की गवर्नमेंट ने कहा था कि इस लेक के 1000 मीटर तक यानी 1 किलोमीटर तक का जो इलाका है उसे हम इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर करना चाहिए, वो इलाका ही ऐसा होना चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं किया और कहा कि भाई लगभग 2.5 किलोमीटर 2.035 किलोमीटर का जो इलाका है वो एक इको सेंसिटिव जोन बनेगा, क्योंकि ज़्यादा इसको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। अब आपसे पूछा क्या जा सकता है कि सुखना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस जगह बेस्ड है, तो असल में ये पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में पड़ती है। तो यहाँ अगर कुछ नाम देखें तो एक है कंसाई फॉरेस्ट। कहाँ पर है कंसल फॉरेस्ट, तो ये इसी इलाके में, सुखना लेक की बात हो गई, या नेपाली फॉरेस्ट की हम बात करें तो कहाँ पर है कंसल फॉरेस्ट और नेपाली फॉरेस्ट। कंसल नेपली फॉरेस्ट, मैं नेपाली बोल रहा हूँ तो मुझे इस हिसाब से याद रहता है ये। अब नेपली या कंसल फॉरेस्ट को बोल सकते हैं। कहाँ पर है, तो सुखना लेक के कैचमेंट एरिया में। सुखना लेक कहाँ पर है, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा के बीच में। ये रहा सुखना लेक, इस साइड पड़ता है। तो यहाँ बात क्या थी, 2 किलोमीटर, ये कह रहे थे कि भाई 1 किलोमीटर ही हरियाणा में इसका इको सेंसिटिव जोन होना चाहिए, लेकिन सरकार का कहना है कि नहीं, ये 2 किलोमीटर का होना चाहिए। अब इको सेंसिटिव जोन्स की जब हम बात करें तो सबसे ज़्यादा अभी जो है वो मध्य प्रदेश में, प्रपोजल भी वहाँ है, और आगे नोटिफाइड अभी सिक्किम, गुजरात वगैरह में ढेर सारे हैं। पर इको सेंसिटिव जोन बनाने से होता क्या है, इको सेंसिटिव जोन किसी भी एरिया को प्रोटेक्ट करते हैं। वहाँ पर आप जो एक्टिविटी है वो कम हो जाती है, आप कंस्ट्रक्शन का काम ज़्यादा कर नहीं सकते। इसलिए गवर्नमेंट चाहती है कि वहाँ पर कम डिक्लेयर हो इको सेंसिटिव जोन, ताकि वो अपना काम आराम से कर सकें। लेकिन प्रोटेक्शन फॉर एनवायरनमेंट इंशिएट करता है कि वहाँ पर इको सेंसिटिव जोन हो, और ये एक अच्छा कदम है इसको और बढ़ाना। अगला आर्टिकल बात करता है सितवे पोर्ट के बारे में। सितवे पोर्ट को लेकर इंडिया ने अब अप्रूव हो गया MEA से, और जो इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल है ये कंपनी है, इसको ओन करती है। तो कहाँ है भाई सितवे पोर्ट, पहली बात तो ये म्यांमार में है। म्यांमार में ये पोर्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया की जो ब्लू इकोनॉमी है, जो हम भविष्य में पुश करना चाहते हैं, उसको लेकर बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ है सितवे पोर्ट। इंडिया ये भी सोचती है कि हमें नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को ज़रा कनेक्ट करना है। नॉर्मली कोलकाता एक बड़ा सिटी, आसपास है मेट्रो, तो आप जाना चाहो तो ये बड़ा सा लंबा रूट लेके आपको जाना पड़ता है, ऐजवाल जाना है या आपको कहीं और जाना है नॉर्थ ईस्ट में। तो अगर हमें रूट या तो बांग्लादेश से मिल जाए या समुद्री रूट मिल जाए तो हमारे लिए मूवमेंट बहुत आसान हो जाती है। इसलिए भारत ने म्यांमार के साथ मिलकर कालादान मल्टी मोडाल प्रोजेक्ट डेवलप किया था। कालादान एक रिवर का नाम है जो यहाँ बहती है, ये रहा कालादान रिवर। तो ये कालादान मल्टी मोडाल प्रोजेक्ट ऐसा था कि आप कोलकाता में हुगली रिवर से चलोगे, समुद्र से होते हुए सितवे पोर्ट पे पहुंचोगे, वहाँ से कालादान रिवर के होते हुए आप सीधा बॉर्डर पहुंचोगे, जोरेंजी बॉर्डर क्रॉसिंग, और वहाँ से फिर आप रेलवे और रोडवेज के थ्रू ऐजवाल तक पहुँच जाओगे। तो ये प्लान था जिसके तहत हम एक मल्टी मोडाल प्रोजेक्ट डेवलप कर रहे हैं, जिसके तहत चीज़ें आसानी से इंडिया से सामान अगर आपको कोलकाता से भेजना है, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, तो आप आसानी से भेज सकते हैं इस रूट के थ्रू, बहुत कम समय में कम कीमत पे पहुंच पाएगा ये। तो इसके लिए ये हमने कालादान मल्टी मोडाल प्रोजेक्ट बनाया। लेकिन ये पोर्ट जो है इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाता है, क्योंकि यहाँ के जो मेरे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं वो चाहे तो सीधा आकर सितवे पोर्ट से अपना सामान बाहर एक्सपोर्ट कर सकते हैं, तो उनको घूम के लंबा ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा उनके गुड्स को, तो उनका गुड्स आसानी से कंपेटिटिव प्राइस में हर जगह पहुंच सकता है। तो इसलिए सितवे पोर्ट की डेवलपमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट कदम था, जो इंडिया का न सिर्फ हमारा जो ये एक मल्टी मोडाल प्रोजेक्ट है, कालादान मल्टी मोडाल प्रोजेक्ट, इसको प्रोटेक्ट करेगा, बल्कि भविष्य में हमने ये भी सोचा हुआ है कि हम म्यांमार, थाईलैंड होते हुए कंबोडिया, लाओस और साउथ ईस्ट एशिया को कम्प्लीटली कनेक्ट करेंगे। तो वहाँ भी हम कनेक्शन पॉइंट के थ्रू म्यांमार के साथ संबंध और डेवलप करें। जैसे इंडिया, म्यांमार,
थाईलैंड अभी एक ट्राईलेटरल हाईवे बन रहा है, यानी जो इन तीनों देशों को जोड़ता है, लगभग बन भी चुका है ये। इसको हम वियतनाम तक एक्सटेंड करना चाहते हैं। उसके हिसाब से भी सितवे एक बहुत महत्वपूर्ण पोर्ट बन के उभर सकता है, और चाइना की पकड़ यहाँ बढ़ती जा रही है, तो इसे कंट्रोल करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि भारत इसके ऊपर काम करता। तो आखिरकार भारत को अब इसके राइट्स मिल गए। ये दूसरा ऐसा पोर्ट है। पहला कौन सा है? चाबहार, जो ईरान में है, और जो IPGL है वो इसको ओन करेगी, कम्प्लीटली वहाँ काम करेगी। तो भारत का इससे प्रभाव फ़ायदा क्या है? एक तो हमारी ब्लू इकोनॉमी पे फोकस है कि हम जो ओशन रिलेटेड एस्पेक्ट है वहाँ पुश करना चाहते हैं। भारत को एक स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस मिलेगी कहाँ पर? म्यांमार में। और इसके अलावा हम जो आगे अपना कनेक्ट करना चाहते हैं नॉर्थ ईस्ट को, हमारा नॉर्थ ईस्ट कनेक्ट हो पाएगा, ट्रांजिट मिलेगा, उसके लिए एक बेहतर इकोनॉमिक एक ऑप्शन मिलेगा, प्लस कनेक्टिविटी बढ़ाने में हमें नॉर्थ ईस्ट के अलावा साउथ ईस्ट एशिया के बाकी देशों के साथ हम कनेक्टिविटी बढ़ा पाएंगे। और सबसे बड़ा फ़ायदा हमें स्ट्रेटेजिक एडवांटेज मिलेगा, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी चाइना अपने स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के थ्रू अपने घात जमा के बैठा हुआ है, तो हमें compete करने के लिए भी यहाँ पे रहना बहुत ज़रूरी था। इसलिए इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए सितवे पोर्ट, जो अब इंडिया को मिल चुका है। अब बात आती है एक चीज़ की, जो है आयरन डोम। आयरन डोम क्या है? आयरन डोम असल में एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसका इस्तेमाल करता है ईरान से आने वाली या हमास से आने वाली मिसाइल्स को उड़ाने के लिए आसमान में इजराइल। तो ये क्या करता है, जैसे कोई अगर उनको दिखता है ना कि भाई यहाँ से कोई मिसाइल आ रही है, तो वो उनका जो आयरन डोम सिस्टम है वो उसको इंटरसेप्ट करता है, पहचान लेता है कि भाई मिसाइल आ रही है, और बदले में अपने डिफेंस सिस्टम से एक मिसाइल छोड़ता है, छोटी सी, इसको आसमान में ही उड़ा के वहीं ध्वस्त कर देता है। ये पहली बार सी डोम का इस्तेमाल किया गया था जब इलाट, जो उनका एक इलाका, यहाँ पर रॉकेट्स आए थे। तो ये शिप माउंटेड डिफेंस सिस्टम है, इसको आप शिप के ऊपर भी लगा सकते हो, लैंड बेस भी है। तो ये इलाट में लगाया गया था। ये एक नेवल वर्जन है, यानी आयरन डोम नॉर्मली हमें पता होता है, आयरन डोम मतलब वही इनका एयर डिफेंस सिस्टम। तो इसका अगर शिप पर आप लगा दो, नेवल बेस सिस्टम बना दो, तो उसका नाम बनाता है सी डोम सिस्टम। सी डोम सिस्टम न्यूज़ में आने से खास बात यह है कि भविष्य में, जैसे रेड सी में अभी हौती रिवर्स बहुत सारे रॉकेट्स फायर कर रहे थे शिप्स के ऊपर, तो वहाँ पर ऐसा कुछ यूज़ किया जा सकता है। तो सी डोम क्या है? ये एक नेवल डिफेंस सिस्टम है इजराइल का ही, जैसे कि आपका आयरन डोम होता है। आयरन डोम एक लैंड बेस्ड डिफेंस सिस्टम है, सी डोम उसका नेवल बेस्ड डिफेंस सिस्टम है। अगला आर्टिकल है रशिया से। अब यूक्रेन में एक इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर प्लांट था, ज़पोरिज़िया न्यूक्लियर रिएक्टर। अब इसको अटैक कंट्रोल कर लिया है रशिया ने। पहले इसके ऊपर ड्रोन अटैक हुए थे। आपको पता है यूक्रेन में ही बरसों पहले जो न्यूक्लियर एक्सीडेंट हुआ था वो हुआ था चार्बोनिल। तो यहाँ पर दूसरा अब जो न्यूक्लियर रिएक्टर है, इसके ऊपर अब ड्रोन अटैक्स में, जिसको देखकर यूएन ने कहा, पूरे सब ने कहा कि भाई ये तो बहुत खतरनाक है। ईरान ने जो अटैक किए, ईरान में खुद का एक न्यूक्लियर प्लांट था, उसके ऊपर इजराइल अटैक कभी नहीं कर पाया, क्योंकि उसको सबने मना किया था कि अगर ऐसा कुछ होता है तो बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है। यहाँ पर रशिया और यूक्रेन के युद्ध में लगातार अटैक हो रहे हैं, और इसीलिए अब इस चीज़ के ऊपर अटैक होने के बाद IAEA ने कहा है कि ये बहुत गलत है। हमने हाल ही में पिछले हफ्ते भी देखा था IAEA के बारे में क्या करती है ये, तो सेफ्टी, सिक्योरिटी और किस तरह जो न्यूक्लियर एनर्जी है उसका इस्तेमाल होगा ये देखने का काम करती है। तो यूरोप में अगर ऐसा कुछ एक्सीडेंट होता है तो बहुत बड़ा तबाही मच सकती है। इसी को देखते हुए बोथ रशिया और यूक्रेन ने कहा कि हमने अटैक नहीं किया, लेकिन ज़पोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट के ऊपर जो अटैक हुआ है ये कहाँ लोकेटेड है, किस देश में स्थित है, ये आपको पता होना चाहिए। आई होप आपको ये पता लग गया होगा और ये एरिया कहाँ, ये समझ आ गई होगी। तो ऑलरेडी बहुत सारे जो चेर्नोबिल है, जहाँ पर सबसे बड़ा अटैक हुआ था, अटैक कह रहा हूँ, लीकेज हुई थी, बहुत तबाही मची थी, जिससे काफ़ी सारे लोग मारे गए थे। उसके बाद ज़पोरिज़िया में अगर कुछ ऐसा होता है तो और एक ख़तरनाक तबाही दुनिया में मच सकती है। तो चेर्नोबिल, ज़पोरिज़िया, रिवनो और क्लाइमेटनुस्की, ये सारे कहाँ पर हैं? यूक्रेन में है। तो ये नाम याद रखिए। जैसे हमसे पहले लोकेशन से पूछे गए मैरियोपोल कहाँ पर है या क्रीमिया कहाँ पर, उसी तरह आपसे ज़पोरिज़िया, क्लेमेंस्की और चेर्नोबिल के बारे में पूछा जा सकता है, जो इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं जो अभी यूक्रेन में रन कर रहे हैं, और उनमें से इसके ज़पोरिज़िया के ऊपर तो कब्जा हो चुका है रशिया का। ठीक है, तो ये बोत्सवाना वाला न्यूज़ हम पहले ही कवर कर चुके हैं। तो ये बात हो गई न्यूक्लियर प्लांट की, कहाँ कहाँ क्या पर है। आई होप आप समझ चुके होंगे, और ऐसा कोई और कंटेंट आपको चाहिए डिटेल में तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल PWOLIAS ऑफिशियल को ज्वाइन कर सकते हैं, और आप ढेर सारा ऐसा कंटेंट डाउनलोड करके उसे पढ़ सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाके वर्ल्ड मैप पे रिवाइज जरूर करिए, अपने एटलस को स्ट्रांग बनाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।